पहला चैप्टर। इसमें क्या रहता है, पूरे 15 चैप्टर हैं, अभी 16 छठ मतलब 16वें नंबर का चैप्टर जोड़ दिया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना। मध्य प्रदेश में इस बार इकोनॉमिक सर्वे में नया टॉपिक क्या जोड़ा गया है, ये पूछेगा नहीं क्या नया टॉपिक, ये नहीं पूछेगा, इसके अंदर कुछ प्रावधान करेगा यहाँ पे पूछेगा। तो इसको एक अलग से मैंने पीडीएफ बना दी, अभी शेयर कर देंगे, है ना। इसमें का क्या क्या काम का यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मेन अपन को पढ़ना होता है इकोनॉमिक सर्वे में, ये पढ़ना पड़ता है ये। और इन सब में तो इतने भी टॉपिक हैं, इन सब का समरी यही दिया रहता है, तो उसको पढ़ लो समरी को। एक आध टॉपिक को कभी डीपली पढ़ना पड़ता है कभी कभार। और मैंने इससे पहले भी बता दिया था, इकोनॉमिक सर्वे से ओवरऑल कम से कम 10 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, या 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने तरह के आते हैं, 10 टाइप के। कौन कौन से आते हैं क्वेश्चन, जैसे एक तो आता पूछा था आकार, इकोनॉमी का आकार कितना बड़ा, ये आता था। फिर पर व्यक्ति कितना कमाता है मध्य प्रदेश का, ये आता था। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है कितनी ग्रोथ रेट रही है पुरानी साल की तुलना में, इस बार कितनी ग्रोथ रेट हो गई, ये क्वेश्चन आता है ना। 3 टॉपिक हो गए। 3 के अलावा आता है हिस्सेदारी कितनी है, किस सेक्टर की कितनी हिस्सेदारी है, 4 टॉपिक आ गए। फिर प्राइमरी के अंदर ही छोटे छोटे 5 टॉपिक हैं, उप सेक्टर हैं, 5 टॉपिक हैं। प्राइमरी सेक्टर है, उसके अंदर ही अंदर 5 हैं। फसल हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, फॉरेस्ट वानिकी हो गया, ऐसे करके खनिज हो गया, उनकी पूछ लेता है, उनकी क्या स्टेटस चल रहा है उनका। ऐसे ही फिर सेकंड सेक्टर है, उसके बाद अंदर पूछ लेता है जाके, और टर्सरी के अंदर पूछ लेता है। इतने टॉपिक हो गए। इसके अलावा आता है कि मध्य प्रदेश किस में नंबर 1 है, किस चीज़ में नंबर 1 है, रैंकिंग पूछ लेता है कई बार। खनिज में पूछ लेता है, मिनरल्स में पूछ लेता है, किस मिनरल्स में हम पहले नंबर पे हैं। अभी क्या हुआ है, बदलाव आ गया है, मैग्नीज में हम नंबर 1 थे, अब सीधा हम दूसरे नंबर पे आ गए मैग्नीज में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना। ऐसे ही फसलों में आ जाता है, कौन सी फसल में हम नंबर, अभी तक सोयाबीन में नंबर 1 थे, तो सोयाबीन से हम कहाँ पहुँच गए, दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो जिसमें बदलाव होता है, जिसमें अभी तक हमारा डंका चल रहा था, उसमें हम दूसरे नंबर पे आ गए, तो क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे करके। ऐसे बदलाव से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा कोई नई योजना चल रही हो, यहाँ में जो भी नई योजना चलाई होगी, बार बार उसका ज़्यादा बढ़ा चला के लिखा होगा इकोनॉमिक सर्वे में, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और नया क्वेश्चन आता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ये वाला संस्कृति की यहाँ से आ जाएगा कुछ, मतलब इसका मतलब समझ आ रहा है। इसका मतलब मध्य प्रदेश की इकोनॉमी ऐसी चल रही है प्रेजेंट में, या ऐसी बनानी है हमें कि कल्चर उसमें निर्णायक आ जाए, क्या जाए, धर्म या संस्कृति इंजन बन जाए इकोनॉमी का। क्या बन जाए, इकोनॉमी। धर्म के नाम पे ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, लोग पर्यटन हो जाएगा, कुंभ होने वाला है, 28 में कुंभ होगा। तो कुंभ बड़ी चीज़ होती है, उज्जैन का कुंभ, इस वजह से इस पर फोकस किया गया है। तो इस पर पैसे भी खर्च करे गए अच्छे खासे, और कर भी रही सरकार, प्रचार भी कर रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। कई तरह के लोग बन रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन है लगभग ऐसे, मोटा मोटा यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक आध क्वेश्चन और आ जाता है ऊट पटांग टाइप का क्वेश्चन, कुछ नया उल्लेख किया हो, वहाँ से आ जाएगा, है ना। बस बाकी तो अपन ने वैसे बेसिक ये सब पढ़ लिया, अपन हेल्थ पढ़ लिया, शिक्षा पढ़ लिया, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लिए हैं ओवरऑल अपनी, है ना। और योजनाओं से क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई भी योजनाओं का बार बार मेंशन किया है उसने, आ जाएगा योजनाओं से। ठीक, अब अपन मोटा मोटा दोबारा से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। पहले तो आ जाएगा क्वेश्चन, आकार दे पूछेगा कितनी बड़ी इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की, बताओ, ये क्वेश्चन आएगा। जैसे 2 रेट चलती है, एक चलती है करंट प्राइस, प्रचलित भाव पे, कौन से भाव पे, जिसमें महंगाई जुड़ी रहती है। एक होती है स्थिर प्राइस, जिसमें महंगाई हटा देते हैं। तो बताओ महंगाई के सहित, महंगाई को हटाए बिना कितनी बड़ी इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की, लगभग अगर लिखोगे 16.69 लाख करोड़, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। कौन सी प्राइस पे है ये, प्रचलित करंट प्राइस पे है। पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है सीधा सीधा। दूसरा फेवरेट क्वेश्चन होगा उसका, लिखना है। चलो दूसरा सुन लो। दूसरा हो गया स्थिर प्राइस, जो कौन से हो गए, प्रचलित बोलते हैं इसको, प्रचलित, करंट प्राइस भी बोलते हैं इसको, प्रचलित भाव, भाव पर है। कब है, 2025-26 में। 26 का मतलब हो गया तुम्हारा 31 मार्च तक, 31 मार्च तक की है ना। बता रहे हैं लेकिन डाटा इसमें पुराना ही रहता है अधिकतर, ठीक है। और आ जाओ स्थिर प्राइस पे कितनी है, स्थिर प्राइस पे, स्थिर भाव पे कितनी है, 7,81,000। इतना लिख दो, पॉइंट लगाओगे तो लाख लिख देना, पॉइंट नहीं लगाओगे तो पूरा डाटा लिख देना, लाख करोड़, ऐसे करके। ठीक है। और वैसे कितना दिख रहा है ये, यहाँ लिखा है नीचे, ये लिखा है कितना दिख रहा है, 16,69,750, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, ठीक है। 69 कहेंगे 69 को, 69,000, 16,69,750 करोड़, इतनी बड़ी है। और स्थिर प्राइस पे क्या है,
7,09,11। ये क्वेश्चन तो 100% इनसे आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, पर साल की तुलना में इस साल कितना बदलाव हुआ है। पर साल का मतलब होता है 24-25 में इतनी थी, 25-26 में कितनी हो गई, तो कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है यहाँ तक पहुँचने में। तो ये परसेंटेज पूछ लेता है। तो इसमें बढ़ी है लगभग तुम्हारी 11.14%, 11.12 बढ़ी है काय में, प्रचलित भाव पे। और जो स्टेब्लिश भाव पे बढ़ी है 8.04%। बस इतना डाटा अपने माइंड में बैठा लो। इतने चार चार फैक्ट हैं, 1 2 3 4 से एक क्वेश्चन दिख जाएगा छोटे छोटे एग्जामों में, पीएससी में भी आ जाएगा, आएगा। पीएससी पीएससी कई एग्जाम कराती है, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाएगा इन चारों में से, है ना। ये क्वेश्चन मान लो अपना पक्का हो गया अगर इतनी जानकारी याद हो गई तो, ठीक है। चलो याद हो गया, आगे बढ़े। एक नंबर पक्का है अपना, ठीक है। अब इतने से अब अगले टॉपिक पे आ रहे हैं अपन लोग। हाँ ये ऊपर मतलब प्रचलित वाला लिखा है, ये वाला नीचे स्थिर वाला लिखा है ना। 8% कुछ और 11% है प्रचलित पे, ठीक है। ओवरऑल बात हो रही है, ठीक है। अब आ जाओ, अब अपन चल रहे हैं अगले टॉपिक पे। नया एक क्वेश्चन इसके बाद आता है। अच्छा अब इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी का या किसी भी एग्जाम का, इनकम कितनी हो रही है एमपी वालों की, बताओ। फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एक। हाँ प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं इसको। बताओ कितनी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या नाम है, आकार संरचना है, पता चला इतनी बड़ी इकोनॉमी। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं इसको, प्रति व्यक्ति आय बोल दो, है ना। आय प्रति एक व्यक्ति की, प्रति व्यक्ति आय, मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति की इनकम कितनी है बताओ। यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें भी दो दो चलेंगे, एक करंट महंगाई को जोड़ के, एक महंगाई को उठा के। महंगाई को जोड़ के हमें लगेगा हम बहुत पैसा कमा रहे हैं। कितना पैसा कमा रहे हैं, लगभग 1,69,000, जो कॉमा मान लेना, 0,50 रुपये, इतने रुपए कमा रहा है। रुपए रुपए में, ठीक है। कौन से भाव पे, ये प्रचलित है, करंट प्राइस पे प्रचलित लिख रहा हूँ, प्रचलित, समझ जाना, प्रचलित ही लिखा है ये, ठीक है। और महंगाई हटा दो इसमें से, तो कितना कमा रहे हैं आप लोग, 971 रुपये कमा रहे हो। कितने रुपए कमा रहे हो, स्थिर भाव पर, स्थिर भाव, ठीक है। दो डाटा हमने पढ़ लिए, है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि परसाल आया था पीएससी में क्वेश्चन, कि हमने पहले थी 2011 से बेस बेस ईयर किसको माना है हमने, 2011-12 को माना है। उसके कंपेयर में कितनी हमने डेवलप कर लिया, कितना विकास कर लिया। तो यहाँ कर लिया लगभग 4 गुना से ज़्यादा, 4 गुना लोग, क्वेश्चन आया पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, 4 गुना कर लिया। कितना कर लिया, 4 गुना। और जो स्थिर प्राइस है उस पर कितना कर लिया हमने, 2 गुना कर लिया। यहाँ कर लिया, दुगनी ग्रोथ कर ली है। यहाँ लगभग 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा कर लिया है। 4 गुना ही क्वेश्चन पूछेगा, पॉइंट में नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन आएंगे, बताओ याद हो गए दोनों। अब बताओ कितनी थी 11-12 में, कितनी थी हमारी, 38,500 मान लो लगभग। एक एमपी का व्यक्ति 11-12 में 38,500 रुपये कमा रहा था। अब उसको महंगाई बढ़ा बढ़ा के हो रही है 1,69,050 रुपये, है ना। और वैसे कितना हो रहा है, 76,971। ये दो फैक्ट हो गए, ठीक है। अब इसमें ग्रोथ नहीं पूछेगा कितनी ग्रोथ हुई है, ऐसा कुछ, बस ये पूछेगा इसके कंपेयर में पूछेगा, इस वाले कंपेयर में, ठीक है। और जबकि पहले कितना था, लगभग 71 था। यहाँ 1,54 लिखा है, पुराने में 1,52 लिखा था, है ना। और यहाँ 70,000 लिखे थे, और यहाँ 1,00,72, बहत्तर नहीं, 52, 52। पहले क्या लिखा था, 1,52 लिखा था, नीचे 70,000 लिखा था पुराने इकोनॉमिक सर्वे में। इस बार क्यों थोड़ा अंतर आ गया है, वो थे अनुमानित आंकड़े, अब वास्तविक आंकड़े आ गए हैं। पुराने साल के वास्तविक आ जाते हैं, जैसे 25 तक की रियल में डाटा आ गया है। 26 का भी 31 मार्च को रियलिटी पता चलेगी, कब पता चलेगी, 26 मार्च। तब तक अनुमानित डाटा है, ये कैसा है, अनुमानित। क्योंकि अपने यहाँ वर्ष स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। तो अभी 25-26 का रह गए, 1 महीना रह गया लगभग। जब बजट आया तब से 1.5 महीने पुरानी बात है। वो बजट थोड़ा पहले तैयार हो गया, तो 2 महीने के डाटे अभी मिक्स रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए अंतर आ जाता है। अब अगली साल बजट आएगा तो इस डाटा में थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा इन दोनों में। रियलिटी 1.5 महीने का जुड़ेगा कुछ ना कुछ, ऐसे करके। तो ये दो याद हो गए, दोनों से क्वेश्चन, मतलब तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो गए क्या, ठीक है। आगे बढ़े ना, ये काम का चीज़ है ना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ये क्या हो रहा है,
ठीक है, तो ये लिख लिया होगा ना, याद करना है, लिखो या मत लिखो बस। प्रति व्यक्ति याद हो गई आप लोगों को। मध्य प्रदेश का आकार, कितनी बड़ी इकोनॉमी, ये पता चल गया आप लोगों को। ठीक है, अब एक नया तीसरा टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आता है हिस्सेदारी। मध्य प्रदेश में किस भाग की या किस सेक्टर की, किस क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? कितने क्षेत्र होते हैं? 3 होते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता है? जहाँ पर हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस हमें प्रकृति से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। थोड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन मिल रहा है, हमने कुछ बदलाव नहीं किया है। और दूसरा सेक्टर होता है सेकंड सेक्टर। उसमें क्या होता है? प्राकृतिक चीज़ों को हम बदलते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, उसमें कुछ मशीनरी का उपयोग करते हैं, दिमाग का उपयोग करते हैं, हो गया। और तीसरे में हम क्या करते हैं? प्राकृतिक चीज़ों से, तीसरा, हाँ, तीसरे में क्या कर रहे हैं हम? प्राकृतिक चीज़ों से नहीं बोल रहे हैं, हम ह्यूमन हैं। ह्यूमन अपनी स्किल से पैसा कमा रहा है, बातों से, बातें करके, पढ़ाई करके, दुकान खोल के, व्यापार करके, ऐसे करा पैसा कमा रहा है। वो इससे ना थर्ड सेक्टर है। ठीक है, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा है। तो अपन को अब देखना है किस सेक्टर का कितना आकार है। ठीक है, 3 सेक्टर हैं, तीनों पूछूंगा नहीं, सीधा दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये देखो, इसको क्या कह रहे हैं अपन? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी, ये कौन से भाव पे है? प्रचलित भाव पर। ये लिखा है कौन से भाव पे बता रहे हैं? पहले अपन हर चीज़ पहले अपन करंट प्राइस पे पढ़ रहे हैं। सरकार इसको बढ़ावा देती है, क्यों बढ़ावा देती है? इसमें डाटा बड़ा होता है, सरकार को बड़ी बड़ी बातें करने में मजा आता है। और महंगाई हटा दोगे तो छोटा डाटा बचेगा, तो उसको सरकार सेकंड नंबर पे रखती है। तो उसी हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। पहले नंबर पर हमने क्या पढ़ा है? प्रचलित भाव पे। तो हमें क्या पता चल रहा है? प्राथमिक सेक्टर, इसको क्या कहेंगे हम? प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर, जिसमें प्राकृतिक चीज़ों से हमें कितनी इनकम हो रही है हमारी, या कितनी हिस्सेदारी हमारी, कितनी है बताओ? 43.43.09। पहले 44 पॉइंट कुछ थी, कितनी थी? 44 पॉइंट, अब कितनी हो गई है? तो कुल मिला के प्राइमरी सेक्टर घटा है कि नहीं घटा है? घटा है, उसकी हिस्सेदारी घट गई है, ऐसे करके। ठीक है, फिर इसकी कितनी थी? इसकी थी 19.96 थी, 96, कितनी थी? 1996 थी पहले। इसमें भी थोड़ी वो आई है, कमी आई है हिस्सेदारी में। ये इसको क्या कह रहे हैं अपन? हिस्सेदारी कह रहे हैं, हिस्सेदारी। ठीक है, इसमें कितनी हो गई बताओ? दूसरा, द्वितीयक सेक्टर क्या कहेंगे इसको? द्वितीयक सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र या क्षेत्र। तीसरा बताओ, तीसरा कितना है? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, 37, ये याद हो गया। 37.37.12, इधर हो गया 43.09, नीचे कितना हो गया? 19.79, याद हो गया। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये कौन सी प्राइस पे? अब अपन देखेंगे स्थिर प्राइस पे। किस पे देखेंगे? स्थिर प्राइस पे, ऐसे गोला बना के, स्थिर प्राइस पे, है ना। लिखने में टाइम बर्बाद करेंगे उससे अच्छा पेज ही पलट देता हूँ आगे। ठीक है, लिख लिया ये? लो, ये कौन सी प्राइस पे आ गया है? स्थिर प्राइस पे आ गया है। कितना है स्थिर प्राइस? देखो, एग्रीकल्चर उधर कितना था? 43.09 था। ये करंट महंगाई को जोड़ने के बाद महंगाई हटा दोगे तो कितना हिस्सेदारी इसकी? 33%। तो खेती में जो हमें लग रहा है फायदा हो रहा है, अगर महंगाई हटा दो खेती में, तो खेती में ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, मतलब कम हिस्सेदारी। कितनी हिस्सेदारी है? 33, प्राइमरी सेक्टर। दूसरे की कितनी हिस्सेदारी है? महंगाई हटाने के बाद ठीक ठाक हिस्सेदारी है, महंगाई। ठीक है, महंगाई है ना। और थर्ड सेक्टर में कितनी है? 40। और वैसे कितना था? ये था 19.79, है ना। उसमें ये कितना था? 37.12। तो देखो अंतर कितना कितना अंतर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि बताओ प्रचलित भाव पर किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है? बताओ। कृषि की जगह प्राथमिक सेक्टर का, प्राथमिक की किसकी हिस्सेदारी है? प्राथमिक की। और स्थिर भाव पर किसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है? तीसरे की, तृतीयक की। ये क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आ चुका है। तो ये समझ में आ गया होगा कि कुछ क्वेश्चन ये आता है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसकी सबसे ज़्यादा भागीदारी है, किसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा, बताओ। लेकिन ये पढ़ लेना, प्रचलित पूछ रहा है कि स्थिर पूछ रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी तक तो क्या चलता था, सबकी प्राइमरी प्राइमरी आंसर था, लेकिन 3-4 साल से सर्विस सेक्टर का स्थिर भाव में रेट बढ़ गई है, मतलब हिस्सेदारी बढ़ गई है। किसकी बढ़ गई है? तीसरे सेक्टर की। कौन से रेट पे? स्थिर भाव, करंट प्राइस पे नहीं, स्टेबलिश वाले, है ना, स्थिर प्राइस पे। तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था, प्रचलित भाव में अभी भी है, लेकिन स्थिर पे खत्म हो गया रोल। स्थिर पे किसका रोल आ गया है? सर्विस सेक्टर का आ गया। ये क्वेश्चन आएगा। एक तो पूछ लेगा, परसेंटेज पूछ लेगा कितनी परसेंट है, और कौन नंबर 1 पे ना, 2 क्वेश्चन आते हैं।
तो नंबर 1 पे कौन है? हाँ बस। अब स्थिर पे ध्यान दे देना, क्या लिखा है ये, इस पे ध्यान दे देना, किस 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 सेंस में पूछ रहे हो। कोई व्यक्ति पूछे तो, एग्जाम पूछे, इसको जरूर ध्यान दे देना, ठीक है। उससे डिसाइड होगा, है ना। तो प्राइमरी हो गई तुम्हारी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा किसमें? प्रचलित भाव पे। और वैसे भाव पे क्या हो गई? तो बताओ दोनों डाटा याद हुए कि नहीं हुए? यहाँ कितना था? 43.09। यहाँ कितना था तुम्हारा? 19.79। ऐसे यहाँ कितना था? 37.2। परसेंटेज है, परसेंटेज है, ठीक है। और ये तो लिखा ही है सामने, 40, 33, 26, ठीक है। दोनों का पता चल गया। ये था प्रचलित पे, प्रचलित, ठीक है। तो लगभग 3 क्वेश्चन तैयार हो गए अपने, तैयार हो गए किसी भी एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन आता है, जैसे अपन ने पढ़ी थी विकास दर, पढ़ी है 11.14, है ना, 14 पढ़ी थी, 8.04 पढ़ी थी। अब पूछता है सेक्टर वाइज इसमें कितनी ग्रोथ हुई, इसमें कितनी ग्रोथ, परसेंटेज पूछता है। क्या पूछता है? प्राइमरी क्षेत्र में पर साल की तुलना में इस साल कितनी ग्रोथ हुई है, ये पूछता है। ग्रोथ हुई है, कमी हुई है। दूसरे सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, कमी हुई है। तीसरे में क्या बदलाव हुआ है, ये पूछता है। क्या पूछेगा? पर साल की तुलना में, पर साल जो भी होगा उसकी तुलना में इसमें कितनी ग्रोथ हुई है। चौथे नंबर पर क्वेश्चन ये आता है। देखो अब बता रहा हूँ, ओवरऑल ग्रोथ हुई है एमपी में प्रचलित भाव पे, कितनी हुई है? 11 पॉइंट इतनी हुई है ओवरऑल अर्थव्यवस्था में। अब सेक्टर वाइज बांटोगे तो पहले में हुई है 31, दूसरे में हुई है 93, तीसरे में कितनी हुई है? 15.8, ऐसा कुछ हुई है। ये क्या बता रहा हूँ, बताओ मुझे, मैंने क्या लिखा है? यहाँ से क्वेश्चन आएगा। प्राइमरी सेक्टर में, द्वितीय सेक्टर में, तीसरे सेक्टर में इतनी विकास दर हुई है। ये तीनों किस रेट पे हैं? प्रचलित भाव पर हैं। किस पे हैं? प्रचलित भाव, प्रचलित भाव का लिखा है बस। प्रचलित भाव पर विकास दर, वृद्धि दर, वृद्धि दर, ये है। यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है स्थिर भाव पे कम होगी। स्थिर भाव पे यहाँ 8.04 हुई है ओवरऑल, तो इनमें भी कम होगी स्थिर भाव पे, तीनों होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। ऐसे दिमाग लगाओ। लगभग 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए अपने। ठीक है, आगे बढ़े। लिख भी लो, याद भी कर लो। मेन चीज़ है, ये पीपीटी तो मैं दे दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा, याद हो जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि साल भर ये क्वेश्चन आएंगे इससे। आगे बढ़े। क्या? ये स्थिर पे है, ये स्थिर पे है, ये वाली। ये तो अपन ने प्रचलित वाली याद कर ली, स्थिर की याद ही नहीं कराई मैंने, अभी बता रहा हूँ, वो कम कम होंगी सबकी। प्रचलित की याद कराई है, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे हैं? अब अपन पढ़ रहे हैं जो सेक्टर थे, जे अब इसके अंदर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसके अंदर? क्या क्या मैंने, प्राइमरी के अंदर ही कितने सेक्टर हैं? 5 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें? 5 बड़ी बड़ी चीज़ें। इसके अंदर कितनी है? 3 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अब हम उनको देख रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। इसके अंदर तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी सेक्टर है ना इसके अंदर, है ना। उसको बोलते हैं उप सेक्टर। क्या कहेंगे? उप सेक्टर, उप क्षेत्र कहेंगे। तो 5 क्षेत्र यहाँ से क्वेश्चन आता है, आ चुका है कई बार, यहाँ से भी आ चुका है। अब ये पूछा जाता है इसके अंदर जो 5 है इनमें सबसे बड़ा कौन है? इसके अंदर ये 3 है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, किसका योगदान ज़्यादा है? इसके अंदर कई सारे हैं, उनमें से सबसे किसका ज़्यादा योगदान है, किस चीज़ का योगदान है? ये क्वेश्चन और आता है। अब बताओ मुझे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है? प्राइमरी जिसको आप कर रहे हैं, फसलों का है। किसका? फसलों का। लगभग जो 43 दिख रहा है आपको, उसमें से 30 के आसपास तो किसका है? फसलों का ही है। किसका है? फसलों का। एग्रीकल्चर बोल दो उसको, एग्रीकल्चर भी, खेती भी बोलते हैं उसको। खेती कह दो, एग्रीकल्चर कह दो, एक ही बात है, फसल कह दो, ठीक है। 30%। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसकी हिस्सेदारी है आजकल? 7 पॉइंट से ज़्यादा है, 22 के आसपास, पशुपालन का। एमपी के अंदर पशुपालन में अच्छा काम हो रहा है, पिछले 2-3 साल में देखोगे बहुत अच्छा काम हुआ, अभी अपन पढ़ेंगे, है ना। तो दूसरे नंबर पे क्या है? पशुपालन। तीसरे नंबर पे क्या है? मत्स्य तो सबसे कम है, वानिकी भी नहीं, खनिज है, खनिज का है। भले ही आगे पीछे खनिज की हिस्सेदारी ज़्यादा है,
खनिज की ज़्यादा है क्या? 2.96, पर 3 से ज़्यादा थी, इस बार घट गई है। तो ये क्या लिखा है मैंने, तीनों लिख देता हूँ मैं, परेशान मत हो। देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, फसल या कृषि लिख दिया। क्या लिख दिया? कृषि। यहाँ क्या लिखा मैंने, पशुपालन। मैं ऐसे क्रम लिख रहा हूँ, ये सबसे बड़ा फिर ये बड़ा। अब क्या लिख रहा हूँ मैं, खनिज लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? खनिज। अब लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो अब, वानिकी लिख दो, वानिकी, वानिकी। अब नीचे लिख दो मत्स्य पालन, फिशे है ना, जितने भी मास प्रोडक्शन। हाँ ये घटता क्रम है। नीचे हो गया मत्स्य, मत्स्य ऐसे लिखा जाएगा, देख लेना, मत्स्य, ठीक है ना। ये क्रम हो गया इसका, लगभग 30 हिस्सेदारी इसमें, इसमें से 30 बात कर रहा हूँ, 30% नहीं कह रहा हूँ। 43 है, 43 में से 30 ये हो गया, 7 पॉइंट कुछ ये हो गया, तब 3 से थोड़ा कम हो गया है कुछ, है ना। ये हो गया 2.19 के आसपास है, ये बहुत कम है, 0.61 कुछ है, इतना है लगभग, ठीक है। ये क्या है, इन सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। दोबारा बता दूं, अभी आएगा तो रुक जाओ। ये बताओ कहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया था कि 3 सेक्टर होते हैं, समझ में आ गया था, 3 सेक्टर। अब अपन पढ़ रहे हैं 3 सेक्टर में से प्राइमरी सेक्टर, कौन सा सेक्टर। अब बताओ प्राइमरी में क्या क्या आती है, 5 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है, फसल, पशुपालन, खनिज, खनिज है ना, खनिज। चौथे पे क्या लिखा है, बान की मतलब फॉरेस्ट, जंगल, जन जो है ना, तेंदुपत्ता बीन रहे हैं अपन, कुछ बीन रहे हैं ना। और लास्ट में क्या था, मछली, मछली पालन या मांस पालन जो भी करते होंगे, ठीक है, वो वाला। तो उसकी हिस्सेदारी बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, उसकी हिस्सेदारी। तो बताओ सबसे ज़्यादा किसकी योगदान है इसके अंदर प्राइमरी में, फसलों का। इसमें आ जाते हैं अनाज, चावल, सब आ जाएंगे, अनाज आ जाएंगी, दालें आ जाएंगी, सरसों आ जाएगी, तुम्हारा गन्ना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा है अभी, प्राइमरी के अंदर सबसे बड़ा योगदान किसका है, इसका है। इसका कितना होगा, इसके इसी में से तोड़ेंगे ना अपन, इसी में तोड़ते चले जाएंगे अभी देखो। फिर इसका होगा लगभग 7 पॉइंट से ज़्यादा। तो एमपी के अंदर पशुपालन, पशुपालन का मतलब होता है जो दूध देते हो जानवर, गाय भैंस हो गई, और छोटे छोटे भेड़ बकरी भी इसी के अंदर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा ना पशुपालन। क्या पीडीएफ में, चलो पीडीएफ में निकाल, वो तो मैं समझा रहा था, वो निकाल दूंगा, परेशान मत, तो निकाल रहा हूँ। लो ये रहा, ये रहा, देखो अब आ जाओ, ये आ गया, ठीक है, ये लिखा है, इसको भी हटाओ, दूसरा निकाल रहा हूँ मैं। ये तो वो लिखा है, संख्या लिखी है, संख्या नहीं हमें याद करनी, हमें परसेंटेज देखनी, ये रखा है, परसेंटेज याद करनी है। क्या करनी है, अब ये क्या बताओ, मैंने क्या खोला है, प्राथमिक क्षेत्र खोला है। क्या खोला है, प्राथमिक क्षेत्र। टोटल कितना था उसमें, 43.09 हिस्सेदारी थी ना, हिस्सेदारी, बस उसी को अपन ने खोल दिया, डीपली वाला खोल लिया है। तो सबसे पहले कौन है, फसलें लिख दो या कृषि लिख दो, एक ही बात है। कितनी इनकी हिस्सेदारी पहले थी, इतनी हिस्सेदारी थी पर साल, इस साल थोड़ी कम हो गई हिस्सेदारी, मतलब हिस्सेदारी घट गई कि नहीं घट गई। हाँ ये कह गए, पहले फसलों का योगदान बहुत ज़्यादा था, इस साल अपनी फसलों में गिरावट आई है। क्या आई है, गिरावट है। कैसी गिरावट आई है, देखा होगा अपन, सोयाबीन में नंबर 1 थे, अब सोयाबीन में दूसरे नंबर पे आ गए हैं। सरसों की बुरी हालत हुई है इस बार नहीं, पर साल की बात होगी, इस साल तो नया सरसों आने वाली है। पर साल सरसों का तो उत्पादन कम हुआ था, अलसी का, सरसों का, चने का उत्पादन बहुत 42% गिरा है एमपी में। तो कुल मिला के अपन दालें की खेती कम कर रहे हैं। किसी खेती कम कर रहे हैं, दालों की। क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि दालों का भाव नहीं मिल रहा है, सरकार एमएसपी पे खरीद नहीं कर रही है। और गेहूं का और उसका चावल का सरकार खरीद लेती है, एमएसपी मिल जाती है, तो लोग अधिकतर लोग गेहूं और चावल कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। जबकि एमपी के लिए जाना जाता था, दालों के लिए, दालों के लिए फेमस दलहन प्रदेश था ये। दालें बहुत कम हो रही हैं। और क्या कम हो रहा है यहाँ पे, सरसों के लिए जाना जाता था भिंड मुरैना, सरसों का उत्पादन कम हो रहा है। बीच में क्या था, गन्ना भी अच्छा खासा, गन्ना में भी गिरावट आई है, सोयाबीन में गिरावट आई है अच्छी खासी। तो कुल मिला के ये कह सकते हो, जो खाने वाली फसलें कौन कौन सी खाई जाती है, खाद्यान्न फसलें कहते हैं। फसलें भी कई तरह की होती है ना, खाने वाली फसल कौन सी मानी जाती है बताओ, फेमस, गेहूं, चावल और मोटे अनाज। इनमें तो ठीक ठाक प्रोडक्शन हुआ है, अच्छा खासा पहले होता था उत्पादन और बढ़ गया उत्पादन। लेकिन दालों में गिरावट आई है। तेल की फसलें होती जितनी भी, जिनसे तेल निकलता है, दलहन तिलहन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनमें भी गिरावट आई है। और एक थी, पैसा कमाने के लिए चीज़ों को बेचते थे, जैसे कॉटन हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, नगदी फसलें पैसा कमाने वाली, उनमें भी गिरावट आई है। तो ओवरऑल खाद्यान्न वाली फसलों में ठीक ठाक रहा है, बाकी सब में गिरावट आई है। तो जो अभी तक मैंने फसलों की बात करी, किसकी बात करी, फसलों की। अब आ जाओ पशुपालन। पशुपालन एमपी में अच्छा काम किया है, इसमें ग्रोथ अच्छी हुई है। तो कितनी विकास रेट, 12.5% विकसित हुआ है, 13% ग्रोथ रेट हुई है। तो पशुपालन मध्य प्रदेश में अच्छा चल रहा है। क्या चल रहा है, अभी जो मोहन यादव जी जो सीएम साहब हैं, उन्होंने क्या किया है, लोन दिए हैं बहुत, पशुओं पे बहुत लोन दिए हैं, डेयरी खोल लो तुम, पशुओं खरीद लो, लोन मिल जाएगा ऐसा करके, और सब्सिडी मिल रही है इसमें। तो पशुपालन में अच्छा काम हुआ है, ठीक है। फिर मछली पालन में भी अच्छा खासा काम हुआ है। कितने % ग्रोथ हुई है,
15% की ग्रोथ हुई है। तो मछली में और पशुओं में अच्छा काम हुआ है, बाकी इनमें तो कम कम हुआ है। इसमें खनिज में कम हो गई। पहले कितना था, 3 पॉइंट से ज़्यादा हिस्सेदारी थी, अब कितनी, 2 के पॉइंट पे आ गई है। तो खनिज में घट गया, किस में घट गया, अपन मैग्नीज में कम हुए कि नहीं हुए, इसका फर्क दिखाई दे रहा है। मैग्नीज में कम हो गए हम। मैग्नीज हमारे यहाँ अच्छा था, मैग्नीज में नंबर 1 में माने जाते थे। तो क्या समझ में आ रहा है अपन को, पहले तो आप लोगों को इतना दिमाग खुल गया होगा कि प्राइमरी सेक्टर मतलब बोले तो 5 चीज़ें। कितनी चीज़ें, 5, बस ये काम की है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है, फसल की, काम चल जाएगा इतना। और अगला क्वेश्चन आएगा, किसमें अच्छी ग्रोथ हुई है, मछली पालन में और पशुपालन में। बस, मछली पालन का मतलब था जल के जानवर जितने भी हैं, जिससे मांस लोग जो भी खाते होंगे, अलग अलग टाइप के होते होंगे। तो 2 जगह ग्रोथ अच्छी हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, मछली में और पशुपालन में। प्राइमरी सेक्टर हमारा खत्म। ठीक है। कमी काय में आई है, तुम्हारे खनिज में बहुत कमी आ गई, इसमें कमी कमी आ गई है खनिज में। अपन ज़्यादा कोयला लोहा नहीं निकाल पा रहे होंगे आजकल, एल्यूमिनियम बॉक्साइट कम निकाल पा रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है। एल्यूमिनियम में भी हम 5वें से 6वें पे आ गए हैं, स्थिति थोड़ी इसमें नेगेटिव रही है। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर अपना हो गया। अब बताओ, क्वेश्चन आ सकता है, प्राइमरी सेक्टर में ओवरऑल कितनी, यहाँ लिखा दिया था मैंने, कितनी प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हुई है, कहाँ गया वो, 7.3 लिखाया था ना। हाँ, वो प्राइमरी सेक्टर में ओवरऑल तो ग्रोथ हुई है, लेकिन तब भी हर हिस्से में ग्रोथ नहीं हुई है। 2 जगह पे अच्छी ग्रोथ हुई, कहाँ हुई है, पशुपालन में और मछली पालन में। ठीक है, प्राइमरी कंप्लीट हो गया अपना, राइट लगा दो इस पर। अब आ जाए अपन इस पे आ जाए, सेकेंडरी पे आ जाए। अब बताओ, सेकेंडरी सेक्टर में कितने उप क्षेत्र आते हैं, उप क्षेत्र आते हैं, बताओ। सब सेक्टर कितने आते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं बताओ सब लोग। इसके अंदर लिख रहा हूँ मैं, इसके अंदर दूसरे के अंदर 3 आते हैं। एक को बोलते हैं अपन निर्माण, क्या कहते हैं, निर्माण। दूसरे को क्या कहते हैं अपन, विनिर्माण, विनिर्माण। चौथे को बोलते हैं अन्य आपूर्तियां, गैस हो गई, विद्युत हो गई, आपूर्ति करते हैं इसकी, वो आ गई। जल हो, जल के टंकी लगवा रहे हो आप, पाइपलाइन बिछा रहे हो, है ना, विद्युत के खंभे लगवा रहे हो, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो क्या कहोगे, जल, विद्युत, गैस, आपूर्ति। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और क्या बचा था, गैस, है ना, सप्लाई, जो तीसरे में आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है दूसरे के अंदर ही, निर्माण का। किसका है, 19 में से लगभग 9 पॉइंट यही है, कितना होगा, 9 के आसपास यही है, 10 के आसपास है लगभग। ठीक है। फिर उसके बाद ये है, फिर ये है। तो दूसरे में 3 सेक्टर याद हो गए, उसको मैं खोल ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में रहोगे। ये वाला देखो कितना, ये नहीं, ये वाला, जी निर्माण की कितनी हिस्सेदारी थी, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, देखो ये बढ़ गई, कहाँ चला गया यार, ये वाला। निर्माण की हिस्सेदारी कितनी बढ़ गई, बड़ी इंक्रीज हो गई है, कितनी हो गई है, 9.2, इतनी हिस्सेदारी बढ़ गई है। ओवरऑल ग्रोथ इसमें अच्छी ग्रोथ हुई थी, 13% से ज़्यादा ग्रोथ हुई थी इसमें। तो सेकेंड सेक्टर के अंदर निर्माण में अच्छी ग्रोथ हुई, कहाँ हुई है, निर्माण। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, विनिर्माण। उसमें कमी आई, थोड़ी माइनस में गई है योगदान में, है ना, ग्रोथ रेट बहुत कम रही है उसमें। तीसरे में कौन सा आया था, छोटी छोटी चीज़ें। कुल मिला के बस इतना क्वेश्चन आ जाएगा, सेकेंड सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, निर्माण का, कंस्ट्रक्शन का। किसका है, कंस्ट्रक्शन। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की जगह इसका ज़्यादा हो रहा है। अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा काम चलते रहते हैं, नई नई चीज़ें बनती रहती है, रोज़ बन रही है, रोडें बन रही, कुछ बन रहा है, ऐसे करके। तो ओवरऑल सेकेंड सेक्टर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है। सेकेंड सेक्टर में ग्रोथ रेट कितनी मानी गई है, 9.9। हाँ, तो पहला याद हो गया, दूसरा लगभग काम चल गया। अब तीसरे पे आ जाए, तीसरे पे। ठीक है। ये वाली पीडीएफ दे देंगे, परेशान मत होना, बस होगा सुन लो, फिर याद हो जाएगा ना, पीडीएफ दे देंगे सबको, है ना। अब आ जाओ तीसरा पोर्शन, तीसरा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, तीसरा, है ना, थर्ड सेक्टर बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, थर्ड सेक्टर। अब थर्ड सेक्टर बताओ मुझे, सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ का होता है थर्ड सेक्टर में, व्यापार का होता है। किसका होता है, व्यापार का। होटल चल रहे हैं कई सारे, देखो ये वाला व्यापार।
के पढ़ लिया। ठीक है, ये वही चीज लिखी है, सामान्य सी बात है। क्या क्या? तो तब से आवाज नहीं आ रही थी क्या? सेल बंद हो गई क्या? अरे यार, अब आ रही है माइक सही, अब आ रही। तो इसका मतलब पहले भी नहीं आ रही होगी। तो इसका पाइप जो हिल गया शायद। चलो ठीक है। अब एक टॉपिक है राजकोषीय घाटा वाला। कौन सा टॉपिक है? राजकोषीय घाटा। समझ गए? कुल मिला के एक क्वेश्चन ये आता है कि राजकोषीय घाटा यहाँ कहाँ लिखा है, ये लिखा है इतना। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है, ये क्वेश्चन आएगा। ये वाला, ये राजकोषीय घाटा कितना है, फिजिकल डेफिसिट है ना, राजकोषीय घाटा। ये क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश पे कर्ज कितना है, लोन ऋण कितना है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पे लगभग अपन सबके ऊपर अपन ने पैसे देख लिए, हम कितने कमा रहे हैं, 1,69,000 कमा रहे हैं लग रहा है आप लोगों को। और कर्ज कितना है हमारे पास, 31% कर्ज है। किसका 31%? मध्य प्रदेश की जीडीपी का। 16.69 लाख करोड़ जीडीपी थी। कितनी बड़ी जीडीपी थी हमारी? 16.669 लाख करोड़ की जीडीपी थी हमारी, इतनी बड़ी इकोनॉमी थी हमारी, करोड़। उसका 31% निकालो, कितना हो जाएगा, लगभग उतना हम पे कर्ज है मध्य प्रदेश पे कर्ज। लगभग कितना, 33% ही निकालो लगभग, लक्ष्य था उससे कम हो गया, अच्छी बात है। इसका 33% निकालो, कितना हो जाएगा? 3 का भाग देना, जैसे इसमें 5, 1 पॉइंट, फिर 5, लगभग 5.5 लाख करोड़ का कर्ज ही कर्ज है। जितना कमा रहे हो वो सब चला जाएगा, माइनस में आ जाओगे। कितना कर्ज है हमारे पास मध्य प्रदेश के पास? 5.5 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा, इतने परसेंट लगभग। मैं कर्ज नहीं कहा, हाँ कर्ज ही एक तरह का कर्ज है। क्या है? कर्ज है। लोन, लोन मतलब ऋण ही, कर्ज है एक तरह का। ठीक है, आ जाओ। अब क्या है, लगभग बस ठीक है, और कुछ ज़्यादा सही नहीं। बाकी तो ये डाटा है, कितना अधिक के कोई मतलब का नहीं है। बस एक क्वेश्चन और बताओ मुझे, सबसे ज़्यादा पैसा मध्य प्रदेश सरकार का कहाँ से आता है, इनकम कहाँ से हो रही है? जीएसटी। कहाँ से हो रही है? जीएसटी से। इनकम से नहीं हो रही है, इनकम से होती है भारत सरकार की, इनकम टैक्स से। ठीक है, ये है। ठीक है, बस और तो ये सब नॉर्मल चीज़ है। क्या क्या? तो क्या तो रहा हूँ, इनकम की जीएसटी, जीएसटी पर है ना, वस्तु एवं सेवा कर से इनकम हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, टैक्स से ही तो इनकम होती है, और कहाँ से होती है? हाँ हाँ। और मतलब, मतलब प्राइमरी दूसरी थी उसकी बात कर रही हैं? तो हाँ, टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कई क्षेत्रों में लगता है जीएसटी, वहाँ से हो रही है। ये मलना यहाँ से हो रही है, उसके बाद हो रही है कॉमर्शियल टैक्स से भी हो रही है अच्छी खासी, दूसरे नंबर पे इससे हो रही है, स्टाम्प से भी होती है ठीक ठाक। और कहाँ गया था आपका?
अबकारी, अबकारी से भी होता है। अबकारी समझ में आ गया होगा, अबकारी से हो रहा है, इससे हो रहा है, लेकिन पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, इन दोनों से ठीक ठाक हो रही है। टैक्स ज़्यादा लेते, लेकिन इतना भी नहीं हो रहा है कि इकोनॉमी उसी से चल रही होगी। ये लगभग चौथे पांचवें नंबर पे आता है अबकारी का, अबकारी में ही आ जाता है लेकर, बिल्कुल उसी के अंदर आ जाता है। हाँ, लेकिन तब भी सबसे ज़्यादा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। दो तरह के टैक्स लगते हैं, डायरेक्ट एंड, सब पे ही लग रहा है, हर किसी पे लगता है ना। तो जीएसटी यहाँ से ज़्यादा पैसा कम रहा है, कहाँ से कम रहा है? जीएसटी बोलते हैं सरल भाषा में उसको, है ना। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ज़्यादा टारगेट रखा था लेकिन अपना छोटे कम में ही काम चल गया। रखा था कि हमें 33 से ऊपर नहीं बढ़ना है, लेकिन 31 में ही काम चल रहा है अभी हमारा। हाँ, अच्छी तो नहीं कहेंगे, कर्ज एक तरह का, ठीक है। ये था कि इससे ज़्यादा मत लेना। हाँ, ठीक है, ये हो गया एग्रीकल्चर का, काम का नहीं है अभी, रुक जाओ। अब आ जाओ काम का, एक क्वेश्चन अपने काम का है। अब काम काम के क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये आएगा, मध्य प्रदेश में दूध की उपलब्धता कितनी है पर व्यक्ति, बताओ। पहले थी 652 थी, अब कितनी हो गई है? तो कुल मिला के एक व्यक्ति के लिए दूध की उपलब्धता, हर व्यक्ति के लिए इतना दूध हो रहा है मध्य प्रदेश में, कितना दूध उपलब्ध हो जाता है? ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्या क्वेश्चन आ जाएगा? मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए दूध की उपलब्धता कितनी है? 707 ग्राम है, कितनी है ना जी। मान लो दूध का प्रोडक्शन इतना हो रहा है, उसमें इतनी जनसंख्या है, तो लगभग हर व्यक्ति के हिस्से में इतना पड़ना चाहिए था, पड़ जाता है लगभग, है ना। भले ही, ठीक है, एक काम का है। और एक काम का क्वेश्चन था, जो मांस का उत्पादन है इसमें बहुत ग्रोथ हुई है, ये अपने काम का है, ये काम का था, ठीक है। अब आ जाओ, और मैं ये बता चुका हूँ फसल में, बताओ, ये बताओ कौन सी फसलों में गिरावट हुई है सबसे ज़्यादा? दालों में बहुत गिरावट हुई, किसमें गिरावट हुई है? दालों में कितने परसेंट गिरावट हुई है? 21% गिरावट हुई है दालों में, ठीक है, 21%। और सरसों वाली चीज़ों में, तिलहन, तिलहन कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? दलहन और तिलहन, इसमें कितनी कमी आई है? ठीक है। बस जो खाने की चीज़ें उनमें अच्छी ग्रोथ हुई है, किसमें ग्रोथ हुई है? खाने वाली चीज़ें, खाने में क्या जाता है? मोटे अनाज, दाल, दाल नहीं, मोटे अनाज और अनाज, गेहूँ, गेहूँ और चावल आ जाते हैं, ठीक है। ये काम का है डाटा, ये वाला, ये नहीं, ये वाला डाटा, और ये तीनों डाटा, ठीक है। देखो, उत्पादन मतलब तो चीज़ें उत्पादित हो रही हैं। पहले मान लो 100 किलो गेहूं पैदा हो रहे थे, अब तुम्हारे यहाँ पैदा होने लगे 105 किलो पैदा होने लगे, तो 5 बढ़ गए, 5% बढ़ गए। और जो होता है एरिया बढ़ा दिया तुमने। पहले मान लो आधे एरिया में गेहूं उत्पादन हो रहे थे, अब तुमने और ज़्यादा में गेहूं उत्पादन करने लगे, तो मध्य प्रदेश में गेहूं का एरिया भी बढ़ गया है। जैसे मान लो तुम दाल नहीं पैदा कर रहे हो, तो क्या पैदा करोगे? गेहूं पैदा करने लगे, इसलिए बढ़ गया है। जैसे मान लो जो यहाँ कमी आ रही है, जिस काय में आ रही है कमी, जो उत्पादन की कमी दिखा रही है, क्षेत्र में भी कमी, दो तरह की कमी होती है, एक क्षेत्र घट रहा है और उत्पादन भी घट रहा है, दोनों ओवरऑल रहता है, समझ में आ गया? क्षेत्र मतलब पहले 10 किसान पैदा कर रहे थे, अब 20 किसान पैदा करने लगे, तो क्षेत्र बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया जगह का? ज़्यादा क्षेत्र में गेहूं उत्पादन हो रहा है, ठीक है। ये फिर होता है, गेहूं इतने किलो पैदा हुआ था, अब ज़्यादा किलो पैदा हो जाएगा, जब क्षेत्र बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, ऐसे करके। तो लोग दालों की जगह क्या पैदा कर रहे हैं? गेहूं और चावल पैदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जल्दी कट जाते हैं दालें, ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए दालों को, ऐसे करके। हाँ, खाने वाली चीज़ें सब आ जाता है, लेकिन शुद्ध जो हो गए, ये अनाज बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? अनाज कहते हैं। दालों को दालें कहते हैं, इसको अनाज कहते हैं, अनाज कहेंगे, क्या कहेंगे? खाद्य तो बस सब खा रहे हैं, इनको खाद्यान्न मतलब अनाज कहेंगे, क्या कहेंगे इनको? अनाज। अनाज है, ये दालें हैं, ये तिलहन है। सरसों तेल है, तेल का खाते हैं, डायरेक्ट सरसों नहीं खाते हम, तेल खाएंगे उसको, ऐसे करके। अब आ जाओ, ठीक है। अब फॉरेस्ट्री भी ठीक है। गुड़ में भी कमी आई, किस में कमी आई है? गन्ना गुड़ दोनों में कमी आई है, कपास में भी कमी आई है। ये नेगेटिव चीज़ें दिखा रही हैं। गन्ने का बहुत प्रोडक्शन था यहाँ पे, जबकि गन्ने का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, एमपी में घट रहा है। महाराष्ट्र में बहुत बढ़ रहा है, एमपी में कम होता चला जा रहा है, ठीक है। और कपास में, वो क्या कहते हैं, सोयाबीन में कम हो गया। अब ये क्वेश्चन ये आ सकता है, भावंतर योजना के बारे में आ सकता है। मध्य प्रदेश में किस फसल के लिए भावंतर योजना दी जा रही है, बताओ? सोयाबीन की अभी घोषणा करी है, बजट में भी करी है, इकोनॉमिक सर्वे में कही है। भावंतर क्या होता है, समझ में आया था? ऐसा देखो, समझो, जैसे एमएसपी समझते हो, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार डिसाइड कर देती है कि आज व्यक्ति सोयाबीन पैदा करेगा, तो कम से कम हम उसको 100 रुपए देंगे, कितने देंगे?
जितना भी रेट डिसाइड कर लेता है, जैसे गेहूं की डिसाइड कर दिया 2500, सरसों की डिसाइड कर दी 6000 कर दी, ऐसे ही सोयाबीन की डिसाइड कर दी हम तुम्हें 6000 तो देंगे। तुम जैसे मतलब तुमने पैदा किया सरसों, नहीं तुमने सोयाबीन पैदा किया, तुम परेशान मत हो, कोई नहीं खरीदेगा तो 6000 में हम खरीद लेंगे। तो किसान को सियोरिटी मिल जाती है, तो जिससे किसान ज़्यादा सोयाबीन पैदा करेगा, उसको डर नहीं है। बाई चांस मार्केट की मतलब रेट कम हो गई तो सरकार खरीद लेगी, क्या करेगी, सरकार खरीद लेगी। उसको कहते थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस कम से कम इस रेट पे। और जैसे अपन जो कोई वस्तु खरीदने जाते हैं वो कौन सी प्राइस पे खरीदते हो आप लोग वस्तुओं को? जैसे कोई चीज़ खरीदने गए नॉर्मल, जैसे पेन खरीदने गए तो एमआरपी पे खरीदते हो, क्या पे खरीदते हो? एमआरपी। एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस, ये कौन सी होती है? मिनिमम प्राइस। तो सरकार कम से कम 21 फसलों पे गारंटी देती है भारत सरकार कि हम इन चीज़ों को हम खुद खुद खरीद ले, तुम्हारी नहीं बेचेगी तो हम खरीद लेंगे। और कौन सी प्राइस पे खरीदेंगे? एमएसपी पे। अब दिक्कत ये आती है, सरकार एमएसपी पे खरीद नहीं करती है तो किसान परेशान हो जाता है। कहीं कहीं हो रही है, हरियाणा में अच्छी होती है, पंजाब में अच्छी होती है, मध्य प्रदेश में बहुत कम होती है। तो लोगों ने क्या किया, एमएसपी पे खरीद नहीं कर रही है सरकार, सरकार को करना चाहिए था, नहीं कर रही है, तो फिर क्या किया सरकार ने, ऐसा करो तुम जैसे हमने तुमने 6000 रखा है, कितना रखा है सोयाबीन का? 6000 रखा है, एमएसपी रखा है, ठीक है। अब पैदा हो गई है इकट्ठी, किसानों के पास खेती जी आप मतलब फसल आ गई है। अब फसल जब बेचने जाएंगे किसान, तो सरकार ये कह रही है तुम ऐसा करो व्यापारियों को भेज दो, परेशान मत हो। अब व्यापारी कितने में खरीदेंगे मान लेना, जैसे ही पैदा हुई 4000 में खरीदेंगे, कुछ दिनों बाद 4500 में खरीदेंगे, कुछ दिनों बाद 5000 में खरीदेंगे, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? सरल भाषा मान लो उन्होंने 5000 में खरीदी खरीदी, तो उनको 1000 का घाटा हो रहा है, सरकार के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सरकार ये कह रही है जो भाव में अंतर है, क्या है? भावांतर। जो भाव में अंतर आया है, 5000 की तुमने व्यापारी ने खरीद ली, तुम्हें 5000 दे दी व्यापारी ने, अब 1000 तुम्हें और मिलने चाहिए थे, वो तुम्हें कौन देगा? हम दे देंगे 1000। तो भाव में जो अंतर आया उसको हम दे देंगे, परेशान मत हो। तो सरकार ऐसे क्या कर रही है, प्राइवेट ने भी खरीद लिया, वो भी खुश, और सरकार पूर्ति भी कर रही है। सरकार कह रही है हम पूरा नहीं खरीद पाएंगे, हम पे टाइम नहीं है, मशीन नहीं है, अधिकारी नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, तो क्या करें, तुम्हें जो अंतर आ रहा है वो हम दे देंगे। इसको बोलते हैं भावांतर योजना, जो 2017 से चल रही है। कब से चल रही है? मध्य प्रदेश में चल रही, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब एमएस मध्य प्रदेश में लागू हो गई थी। तो एक साल अच्छी खरीद हुई थी, 17-18 में अच्छी खरीद हुई, किसान खुश रहे। फिर बाद में किसान आंदोलन दब गया, शांत हो गए। अब फिर से अब क्या किया भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना को पीएम ने बढ़ावा दिया है, पीएम साहब ने इसकी वैल्यू करी है। तो पीएम भावंतर योजना के नाम से कई जगह पे चलेगी अब ये योजना। तो मध्य प्रदेश सरकार ने, सोयाबीन का उत्पादन गिर रहा है, उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए फिर से भावंतर योजना का उल्लेख किया है। काय में किया है? आर्थिक बजट में किया है, इकोनॉमिक सर्वे में किया है। तो भावांतर योजना समझ में आएगी? ऐसी योजना जो एमएसपी पे तुम कुछ नहीं खरीद रहे हो, कि जितनी भी रेट पे बेच दो, बिल लेके आ जाना, कितने में बेची है, जितना अंतर होगा वो हम दे देंगे, तो मध्य प्रदेश सरकार दे देगी। तो भावांतर योजना एक अच्छी योजना है, लेकिन इसका इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है कई जगह पे। जहाँ हो जाएगा वहाँ फायदा है। अभी ऑफिशियली घोषणा करी है सोयाबीन के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लगभग अपना हो गया। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अंदर जाके पढ़ रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं, कुछ काम का है कि नहीं, ठीक है। तो भावांतर योजना से क्वेश्चन आ सकता है, एक टॉपिक हो गया पूरा। अब आ जाओ सीधा, ठीक है। मछली पालन का अपन ने देख ही लिया, अच्छी खासी ग्रोथ हुई है ना, ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ अपन देख लें वो, तो अब संरचना देख लें, क्या देख रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इंफ्रा देख लें, क्या देख रहे हैं? इंफ्रा। अपन ने टॉपिक पढ़ा ना, मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम्स का भी टॉपिक है ये, इंफ्रा है ना, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद इंफ्रा देख रहे हैं। रोडों का देख रहे हैं, कितनी रोडें बनी है एमपी में? देख लो, बाई चांस पूछेगा कि दो चीज पूछ सकता है कि दालों में सबसे ज़्यादा कमी, तेल में सबसे ज़्यादा कमी है, काय में 21% काय में घटी है? दलहन के तिलहन, दलहन, दलहन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस चीज़ में 21% बहुत होता है, तो क्वेश्चन बना सकता है क्या घटी है? दालें घटी हैं मध्य प्रदेश में, 21% से ज़्यादा ज़्यादा दालें घटी हैं, तो इसलिए याद कर लो इसको, ठीक है। ठीक है, तो दालों में बहुत ग्रोथ कम हुई है, मतलब विकास कम हुआ है। अब अपन पढ़ रहे हैं थोड़ा, इसको देख लो जल्दी से। अब संरचना किसको देख रहे हैं? इंफ्रा को देख रहे हैं। सेकंड सेक्टर के अंदर आएगा, इसका में आता है, ये सेकंड सेक्टर में आता है, ये तीसरा सेक्टर आ गया। और इस बार कई तरह की वो घोषणा करी गई हैं, नीतियां, पॉलिसियां, कई नई नई पॉलिसियां बनाई गई हैं। ड्रोन पॉलिसी बनाई, कई तरह की पॉलिसियां बनाई गई हैं, उसकी भी घोषणा करी गई है। अभी दिखा रहा हूं मैं, ये मान लेना। अभी मैं सेकंड टॉपिक छोड़ के मैं कहाँ आ गया हूँ, सीधा ये इस टॉपिक पे आ गया हूँ। काय पे आ गया हूँ? मध्य प्रदेश के बजट में एक एक प्लानिंग करी, घोषणा करी गई, प्रचार किया, क्या प्रचार किया गया कि 2047 तक हम ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे। क्या कहा है? 2047 तक
हम कुछ लक्ष्य प्राप्त करेंगे, उनको लिख दिया है। जबकि सरकार को तो कायदे से आज क्या करेंगे वो बताना चाहिए था। लंबी लंबी क्यों बता रहे हो तुम, 10 साल 20 साल बाद क्या करेंगे। उसकी जगह सरकार ने ये भी इसमें जोड़ दिया है इकोनॉमिक सर्वे में। तो क्या जोड़ दिया है, आज मध्य प्रदेश का एक सामान्य व्यक्ति कितने साल तक जीता है, 67, लगभग 70 साल तक नहीं जी रहा है मध्य प्रदेश का व्यक्ति। वो उम्मीद कर रहे हैं हम 2047 तक, कब तक, 2047 तक हम मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति 84 साल तक जिएगा। कब तक जिएगा, कब कब जिएगा, इस लक्ष्य को। तो ये शायद एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है वाला। जी कैसे कैसे आंकड़े हैं, जी हाइपोथेटिकल आंकड़े हैं, काल्पनिक आंकड़े हैं। हमें पर साल का पता नहीं, इस साल 20 साल बाद क्या सोचेंगे हम। ठीक है, तो क्या डाटा रखा है उन्होंने, जब तक 20 साल बाद तो नए बच्चे पीएससी देने आ जाएंगे, नए बच्चे नहीं, बच्चे के बच्चे आ जाएंगे, बच्चे के बच्चे तो नहीं कहेंगे, जो आज पैदा हो रहे हैं वो भी एग्जाम देने आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, जो पैदा हो गए। उन्हें क्या पता तुमने 20 साल पहले कौन से लक्ष्य रखे थे, तब तुम रखोगे फिर 2021 का लक्ष्य रखो, क्या रखोगे। क्योंकि करना नहीं, हमें बस बेवकूफ़ बनाना है, लक्ष्य रखना है बस, करना तो कुछ है ही नहीं। ये सरकार, मतलब सरकार तो नहीं कहेंगे, नेताओं की चालबाजी होती है ये। तो क्या लक्ष्य रखा है हम, मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति 84 साल तक जिएगा। कब जिएगा, इस सन में आके। अभी जल्दी मर रहे हैं लोग। ठीक है, फिर क्या रखा है, इसको समझते हो, शिशु मृत्यु दर, इसका मतलब होता है 1 साल तक, इन्फेंट 1 साल से पहले बच्चे मर जाते हैं। अभी वर्तमान में 41 बच्चे मर रहे हैं मध्य प्रदेश में, 1000 पैदा हुए। जैसे ग्वालियर का ये फूलबाग है तुम्हारा, है ना, यहाँ 1 साल में 1000 बच्चे पैदा हुए, कितने हुए, 1000। उनमें से 41 बच्चे मर जाते हैं, बताओ, ये छोटे से एरिया में 41 बच्चे मर रहे हैं। इसको क्या लक्ष्य रखा है हम, 20 साल बाद क्या कर लेंगे हम, बस 5 बच्चे मरेंगे इस एरिया में, ये लक्ष्य रख रहे हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर का एरिया है ना, मतलब 1000 पे पैदा हो रहे हैं बच्चे पे। ये क्या रखा है, जब मान लेना 1 लाख बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए, 1 लाख। जैसे ग्वालियर का मान लेना पूरा ग्वालियर तीन तीन चीज़ों से मिलकर बना है, ग्वालियर, मुरार और लश्कर, यही तो बोलते हैं, ग्वालियर मुरार लश्कर। तो मान लेना मुरार, मुरार में 1 साल में 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, मुरार की बात कर रहा हूँ, मान लो अंदाज से तुक्के में मार रहा हूँ। तो मुरार में 1 लाख बच्चे पैदा हुए, उनमें से 1 लाख बच्चे पैदा होते टाइम पे 2 दिन बाद, 20 दिन बाद, लगभग 40-42 दिन तक अगर वो माता मर गई, महिला मर गई जिसने बच्चा पैदा किया है, उसको बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मातृत्व मतलब माता का मरने की दर कितनी है, 1 लाख पैदा हुए बच्चों पे कितनी महिलाएं मर रही हैं 42 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर। अगर 2 महीने बाद मर रही है तो और कोई रीजन हो सकता है, बच्चा पैदा होना रीजन नहीं होगा। बच्चा पैदा होने का रीजन क्या मान रहा है अपन, 42 दिन के अंदर मर जाए, या तो पैदा होते टाइम पे ही मर जाए, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 42 दिन तक मर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस बच्चे के पैदा होने से मरी, मतलब प्रसव पीड़ा से मरी है, या कुछ कमी रही होगी। तो वो एमपी में वर्तमान में 1 लाख महिलाओं में कितनी महिलाएं मर जाती हैं, देश में सबसे बुरी स्थिति अपनी। पहले 5 साल पहले 173 महिलाएं मर रही थी, कितनी मर रही थी, अब अभी कितनी मर रही हैं, 142 महिलाएं मर रही हैं। ये किसकी कमी से मर रही हैं, या तो जानकारी नहीं है, या डॉक्टर की सहायता नहीं मिल रही है, या घर पे डिलीवरी हो गई है, या मतलब सही से जानकारी नहीं हुई, बच्चा कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम घटा के कितना करेंगे, 20 ला देंगे। कब ला देंगे, 20 साल बाद, है ना। जबकि अभी 2022 का लक्ष्य था, 25 का लक्ष्य था 100 पे लाने का, कितना लक्ष्य था, 100, 173 से 100 का लक्ष्य था, कब था, 2025 में ला देंगे। 25 निकल गई लेकिन 100 पे नहीं पहुंच पाए हम, तो नया आंकड़ा लिख दिया उन्होंने। समझ में आ रही, कुल मिला के अभी भी स्थिति खराब है हमारी, काय में स्थिति खराब है, संस्थागत प्रसव में, है ना। प्रसव हमारे यहाँ सही से नहीं हो रहा है, प्रसव समझो डिलीवरी 6 बच्चे से हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, या तो मतलब जिनके बच्चा पैदा हो रहा है वो हॉस्पिटल नहीं जा रही हैं, या हॉस्पिटल जा भी रही हैं तो फर्जी डॉक्टर बैठे, उन्हें आता ही नहीं कुछ, पेट काट देते हैं सीधा, नॉर्मल डिलीवरी की जगह। ये समस्या। दूसरा और क्या रखा है, आज एक मतलब कितने पे, 1 लाख लोगों पे 50 डॉक्टर हैं एमपी में, कितने हैं, जैसे मुरार में 1 लाख जनता रह रही, कितनी रह रही है, 1 लाख, उसमें 50 डॉक्टर हैं, कितने कितने 50, जबकि होने के चाहिए कितने होने चाहिए थे, बहुत सारे ज़्यादा होने चाहिए। उसको लक्ष्य रख रहे हैं हम 250 कर लेंगे, कब करेंगे, 2047 में करेंगे। जबकि यूरोप के देशों में लगभग 100 व्यक्तियों पे एक डॉक्टर मिल जाता है, 100 व्यक्तियों पे। हमारे यहाँ कितने पे मिल रहा है, 1 लाख पे 50 मिल रहे हैं, लगभग कितने हो गए, 500 पे, नहीं नहीं, 2 लाख पे बताओ, 2 लाख नहीं, 2000 पे, हाँ 2000 पे एक डॉक्टर पे हो रहा है हमारे यहाँ। ये भी अभी बढ़ गया है, ये तो पहले बहुत ख़राब था। पहले तो ये था 11,000 पे एक डॉक्टर था अपने यहाँ, मतलब एमपी में 11,000 पे ना, भारत सरकार में भी बुरी स्थिति है। अब थोड़े बहुत सीटें बढ़ा दी हैं, एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी हैं, उस हिसाब से थोड़ा स्थिति सुधर गई होगी। और ये एमबीबीएस वालों को भी इन्होंने डॉक्टर मान लिया है। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ लिया है, इसके बारे में पढ़ लिया है, इसका सरकार बहुत प्रचार कर रही है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, फिर से आ जाओ, क्या आ जाओ, एक पॉजिटिव चीज़ ये है,
अपन ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीडीपी का कितने परसेंट खर्च किया है बताओ। पहले कम था, जब अपन पढ़ रहे थे 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था, 3 दिन पहले पढ़ाया था, अपन लगभग 2% से कम खर्च कर रहे थे। इस बार डाटा आया है कि 3% खर्च कर रहे हैं। कितना खर्च कर रहे हैं? एक पॉजिटिव चीज़ है। क्या खर्च कर रहे हैं हम? स्वास्थ्य मतलब हेल्थ में हम अपने जीडीपी का 3% खर्च कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ है ना। 3% खर्च, 1.9 कुछ था, 1.79 ऐसा कुछ था। भारत सरकार में भी कम है ना। जबकि 6% खर्च करना, कितना करना है? 6 नहीं, 8% खर्च करना। कितना लक्ष्य कितना रखा है? 8। जो हेल्थ पॉलिसी है उसमें 8% का रखा है। खर्च कितना कर रहे हैं? 3%। ये कह सकते हो पहले से बढ़ा है, लेकिन अच्छा नहीं है, बढ़ तो गया, ये अच्छी बात है। एजुकेशन में कितना खर्च करना चाहिए था हमें? 6%। अभी देखेंगे एजुकेशन का लिखा हुआ कि उसमें भी कम कर रहे हैं अपन। एजुकेशन में 6% खर्च करना चाहिए था, उसमें भी हम कम ही कर रहे हैं। उसमें 2.4 कर रहे हैं, उसमें कर रहे थे। ठीक है, अब आ जाओ। अब अपन एक क्वेश्चन और आता है, खनिज से आता है, वो मैं बता चुका था ना, खनिज वाला अभी नहीं बताया। बता दूंगा, एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं, अभी बता दूंगा इसके बाद। ये देखो, एक काम का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये देखो, अभी तक हम 3 चीजों में नंबर 1 थे। काय काय में थे? हीरा में नंबर 1 थे, तांबे में नंबर 1 थे, और मैग्नीज में थे। अब हम मैग्नीज में सरक गए नीचे, और हीरे और तांबे में आज भी नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन, इस चार्ट से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। तो नंबर 1 पे कौन कौन है? हीरा और तांबा। अब बताओ नंबर 2 पे कौन है? रॉक को चूना लगा दिया, रॉक में चूना लगा दिया, रॉक चूना मैग्नीज। तो क्या कहोगे? रॉक में मैं चूना लगा दिया। कुछ भी याद कर लो। 3 चीजों में हम दूसरे नंबर पे आ गए। किस किस में आ गए? रॉक फॉस्फेट और मैग्नीज में। और ये क्या हो गया? हाँ, इनमें देखना क्या लिखोगे? रॉक, मैग्नीज, और क्या लिखोगे? चूना। इनमें सेकंड नंबर पे आ गए हम, सेकंड नंबर, सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट में थे तांबा और हीरा, प्लस हीरा। तीसरे में हम है ही नहीं, तीसरे पांचवा हमारे यहाँ को कॉलेज में ही नहीं है, दो है ही नहीं हमारे यहाँ। हम सीधे पहला, दूसरा, चौथा, छठवा, है ना। चौथे में कहाँ है? कोयले में। कई सालों से हम कोयले में 4th नंबर पे। कौन से नंबर पे? 4th पे क्या है? कोयला, कोयला। अभी हम थोड़ा बॉक्साइड एल्यूमिनियम हमारे यहाँ घट गया है, 5 से 6 पहुंच गया। तो 6 पे भी 2 चीज हो गई। आयरन हो गया, क्या हो गया? लोहा, और एल्यूमिनियम लिख दो या बॉक्साइड लिख दो, एक ही बात है इसका। इससे एल्यूमिनियम निकलता है, Al। ठीक है। तो छठवे पे कौन है? ये दोनों। यहां से क्वेश्चन आ जाता है। चौथे पे कोयला। ठीक है, याद हो गया। यहां से क्वेश्चन आता है, मिनरल से क्वेश्चन आ जाता है। हम्म, वो परसेंटेज से रहता है, थोड़ा कम परसेंट रहती है उसमें। हाँ, लोहा 5 में, छठवे पे चलता रहता है। छठवे पे ज्यादा रहा है, कभी कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। अभी का याद कर लो बस, छठवा काम का है ये। और मध्य प्रदेश एक दो चीज़ों में और नंबर 1 पे रहता है। सोयाबीन पे तो घट गया है, और मिर्चों मतलब मसालों में रहता है। किस में रहता है? क्या? कम हो गई है। चना बहुत घटा है, 42% घटा है चना। चना घटा है, उड़द घटी है, बहुत चीज़ें घटी हैं। दालों में हम कमज़ोर हो गए हैं बुरे, 21% बहुत होता है घटना। चलो अब आ जाओ फिर से, कहाँ गए अपन लोग? तो खनिज याद हो गए, मिनरल्स याद हो गए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब एक आध चीज़ और बता दूं जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। जिस सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था भी बाद में याद कराऊंगा, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसकी अलग से पीडीएफ है, ये देख लो। नीतियों की घोषणा बहुत करी है। किसकी घोषणा करी है? नीतियों की। इकोनॉमिक सर्वे में मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी नीतियों की घोषणा करी है। क्या करी है?
कौन कौन सी नीति है एक बार नज़र में देख लो। नीति समझते हो, पॉलिसी, लंबी प्लानिंग करना, हम ये काम करेंगे, प्रशासन की पॉलिसी होती है। किसकी होती है पॉलिसी? प्रशासन की होती है। ये टॉपिक मेंस में भी है, प्रीलिम्स में हर जगह आता है। इस टॉपिक को अपन ये मान सकते हैं पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट होता है। इकोनॉमिक सर्वे मतलब पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाता है एक बार में, क्योंकि हर चीज़ रहती है इसमें। हेल्थ है, एजुकेशन है, सारी चीज़ें, सोसाइटी है, सारी चीज़ें, साइंस है इसमें। तो मध्य प्रदेश इतनी सारी, सेमीकंडक्टर समझते हो, सेमीकंडक्टर की नीति आ गई 2025। कौन सी नीति आ गई है? सेमीकंडक्टर, कैसे क्या होगा, क्या इसकी पॉलिसी आ गई है। स्पेस टेक्नोलॉजी की आ गई, स्पेस टेक की आ चुकी है, यहाँ देख लो। और ड्रोन है ना, ड्रोन, ड्रोन वाली आ चुकी है पॉलिसी। सेमीकंडक्टर वो अच्छा रिपीट हो गया, वही चीज़ है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। है ना, आईटी, आईटी इनकी आ चुकी है पॉलिसी। ठीक है, अब उसको छोड़ दो। अब आ जाए अपन, इसको बाद में देखेंगे, अभी नहीं। ये क्या लिखा है? जलवायु परिवर्तन, ये भी बाद में देखेंगे। पर्यावरण, खेलों में ठीक ठाक। एक एक चीज योजना याद करो, स्वामी विवेकानंद के नाम से एक योजना स्टार्ट हुई है। कौन सी योजना हुई है? अभी लिखा होगा इसमें कहीं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। कौन सी योजना? क्वेश्चन पूछेगा किस डेट को स्टार्ट हुई है? जनवरी 2025, है ना। 12 जनवरी 2025 को क्या स्टार्ट हुआ है? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, है ना। ये आ गया, आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? मोटा मोटा अपने काम चल जाएगा इतनी जानकारी से। और एक और देख लो जल्दी से, क्या था? कुंभ होने वाला है ना, सबको पता है 28 में होगा। डेट याद है कब से कब होगा? अभी वो लास्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ इसको, है ना। ये बताओ, एयरपोर्ट बताओ कितने एयरपोर्ट है ना, हवाई अड्डे। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के अंदर ऑफिशियली 8 हैं। कितने? और 2 इंटरनेशनल। कौन कौन से इंटरनेशनल? दोनों, अहिल्याबाई इंदौर वाला और भोज वाला भोपाल वाला, दोनों इंटरनेशनल है। विजय राजे सिंधिया वाला इंटरनेशनल नहीं लिखा है उसमें। किसको? इंटरनेशनल नहीं लिखा है बजट में, है बस है, लेकिन इंटरनेशनल नहीं माना है। पर्यटन में योगदान दे रहा है। और देखो 3 तो हो गए बड़े बड़े, कौन कौन हो गए? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। जबलपुर में है कि नहीं बताओ? चलो जबलपुर हो गया। अब 5वें नंबर बताओ कौन सा है? खजुराहो भी है, खजुराहो हो गया। और बताओ। रीवा में उद्घाटन हुआ, किस डेट को हुआ ये पूछ सकता है, मोदी ने प्रचार किया तो पूछेगा। रीवा का हो गया। और 2 और बच्चे बताओ। सतना और दतिया। दतिया की डेट बताओ यहाँ पे। फरवरी 2025, ठीक है ना। बहुत प्रशासनिक नौटंकी हुई थी वहाँ पे। तो 25 फरवरी 2025 में दतिया में हुआ है। अब बताओ वहाँ का कब, रीवा का बताओ। हाँ, अक्टूबर 24 में हुआ है। ठीक है, मोदी जी ने किया था, आए थे एमपी में, रीवा में आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया। सतना का वैसे ही कर दिया था, आए नहीं थे। और सतना का तो 8 जगह पे क्या है? हवाई अड्डे हैं अच्छे खासे, है ना। बाकी तो सब नॉर्मल है, उसको हवाई पट्टियाँ कहेंगे इसके अलावा। तो 8 है ऑफिशियली, है ना। एक क्वेश्चन ये हो गया। ये क्वेश्चन ये बताओ मुझे, अपन ने इंफ्रा पढ़ा है, इंफ्रा। इंफ्रा मैंने बताया था, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे होते हैं, फिर राज्य के हाईवे होते हैं, फिर जिला जिला की रोडें होती हैं, फिर पंचायतों की रोड होती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऐसे आता है। और रेलवे की कितनी बिछी है, तो सबका डाटा याद है थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, मध्य प्रदेश में लगभग नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर के हैं बताओ। लिखाए थे ना मैंने, क्या नहीं लिखाए थे? मैं बता दूंगा, परेशान मत होना। एक स्वच्छता पे भी क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे। एक आ गया स्थिति क्या है, और स्वच्छता पे। किसमें? तो रेलवे में तो था लगभग 61, कितनी थी? 6100 नहीं, 5200। अभी मैं देख के बता रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल फैक्ट डाटा याद रहो तो सही रहेगा। चलो अभी बता रहा हूँ उसको। तो लगभग ये बताओ कि यहाँ लिखा था अभी। हम्म,
चलो वो डाटा इसमें दिया नहीं, चलो अंदाज से लगभग लिख लो उसको। क्या? चलो उसको दिखाई देता हूँ ना। अभी खुल रहा है। तब तक यही देख लो ना, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये समझ लो लगभग ग्रामीण सड़कें कितनी है प्रधानमंत्री के नाम से, गांव की सड़कें कितनी है लगभग 72,000 किलोमीटर, है ना। और नेशनल हाईवे लगभग कितने, लगभग बता रहा हूँ, फिक्स डाटा नहीं बता रहा हूँ, 10,000 के आसपास है। कितने? 10,000। ठीक है, ऐसे ही प्लास्टिक से सड़कें बन रही हैं आजकल, प्लास्टिक के जो अपशिष्ट रहते हैं उससे कितनी बन गई, लगभग 12,000 सड़कें बन गई हैं, 12,800 किलोमीटर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुना है? वो तो हो गई इतनी, इसी के अंदर है प्लास्टिक वेस्ट का यूज कर करके ये सड़कें बन रही हैं। डामर में यूज कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्लास्टिक का, तो लगभग 12,000 किलोमीटर बन चुकी हैं, है ना। और और तो ठीक है। और ये क्वेश्चन ये और काम का है, क्या काम का था, उन्होंने शब्द यूज किया है स्वच्छता साथी, WOW। क्या किया है, मैं बता रहा हूँ, WOW, बॉब लिखा था, बॉब। क्या कहोगे, स्वच्छता साथी बॉब। ये काय के लिए काम कर रहा है, गांव में साफ सफाई करने के लिए। 50,000 गांव क्या हो गए हैं, ODF+ हो गए। इसका मतलब समझते हैं ODF+ क्या होता है? मतलब जो खुले में शौच करते थे उसको मुक्त हो गए, अभी 50,000 गाँव में खुले में शौच नहीं हो रही है। समझ में आ गया? सब जगह पर टॉयलेटें बन गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने मिलकर 12,000 रुपए देकर टॉयलेट बनवा दिए हर गांव में, शौचालय बनवा दिए। तो शौचालय से फ्री हो गए, मतलब शौचालय बन गए हर जगह, ये कहो इसका मतलब है खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, है ना। कितने गांव हो गए हैं? हाँ, ODF+ का मतलब ये होता है ना। ये मिल गया 50,000 का। और इसके लिए क्या चलाया है, एक स्वच्छता साथी बॉब बनाया है, बॉब, बॉस ऑन व्हील। जो साफ सफाई हो रही है पहिए के माध्यम से, मशीनें कर रही हैं। अब कौन कर रही है, इंसानों की जगह कौन कर रही है, मशीनें कर रही हैं। स्वच्छता साथी बनाया गया है। ठीक है, ये हो गया, है ना, जनमन। और कितने घर बन चुके हैं, घर समझ में आता है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना एक चलती थी, इंदिरा आवास योजना चलती थी, उसी को प्रधानमंत्री आवास कह दिया, है ना। तो प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना को ही नाम रख दिया है। और शहरी दो तरह की, एक गांव के लिए आवास, एक शहर के लिए। उसको क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। बस आगे यहाँ लगा रहेगा यू मतलब अर्बन, शहरी, और गांव मतलब रूरल। तो इसके तहत गांव वालों को 40 लाख घर बना के दे चुके हैं। दिए होंगे, पैसे दिए होंगे, 1.25 लाख रुपए देते हैं, 1,20,000 रुपए कच्चा घर बना, मतलब जिसके पास पक्का घर नहीं है उसको पैसे मिलते हैं गांव में, इंदिरा आवास योजना के तहत मिलते थे। उसका नाम क्या रख दिया है, प्रधानमंत्री आवास। मिला है किसी को? ठीक है, मिले, कई लोगों को मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। और क्या था, काम का डाटा इतना ही है, और भी थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं डाटा, अपने काम के लगभग इतने ही है। बस अब एक लास्ट डाटा बचा है, वो वाला जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। PDF भेज दिया ना तुमने? कुछ नहीं, बस हाँ एक चीज़ और लिख लो। ये देखो कहाँ गया, इसमें लिखा नहीं है। मध्य प्रदेश में 103 वो बन गए हैं लैब, सुनिए, इनक्यूबेटर लैब। पहले कम थी, अब 103 बन चुकी हैं। क्या बन चुकी हैं? जहाँ पर अटल इनक्यूबेटर सुनी थी, लैब सुनी थी, छोटी छोटी, जिन पर प्रयोगशाला हो रही थी ना, प्रैक्टिकल होते थे, छोटे छोटे लैब बन गई है। नवाचार, हाँ, 103 बन गई। कितनी बन गई मध्य प्रदेश में? एक भारत सरकार की नीति आयोग की योजना थी, अटल बिहारी के नाम पे थी, जो क्या बना रहे थे, नवाचार के सेंटर बन रहे थे। कितने बन रहे थे, इनोवेशन के सेंटर। वो लगभग कितने हो चुके हैं MP में? 103 हो चुके हैं। अटल इनक्यूबेट क्या बोलते हैं उसको, ये लिखा है, ये बोलते हैं इनक्यूबेटर लैब बोलते थे, अटल इनक्यूबेटर लैब। ठीक है, वो 103 बन चुकी है। ठीक है,
ये बताओ यहाँ तक की जानकारी याद हो गई कि नहीं? नहीं तो नए के चक्कर में पुराना मत भूल जाना कुछ। यहाँ तक का मैंने बताया इतना याद हो गया था। तो एक आध चीज़ और काम की बता दूं बस, फिर खत्म ये इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों का। कौन? अभी बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, वो अगले साल की बात कर रहा हूँ। जो है यही है, बस ये पढ़ लो बस। वो बस अगले साल वाले डाटे में पुराने साल का डाटा थोड़ा एक आध चेंज हो जाता है, ये कह रहा हूँ। है ना, अनुमानित को त्वरित बोलते हैं इसको, त्वरित वो था आर्थिक सर्वेक्षण, वो हो जाता है वास्तविक हो जाता है पुराना वाला। हर साल यही होता है। जैसे अभी इस बार जो बजट इकोनॉमिक सर्वे था उसमें 2024-25 का वास्तविक आ चुका है, डाटा वास्तविक डाटा आ चुका है। और 25-26 का कहता है त्वरित है, और 26-27 का कैसा है, अनुमानित है, वो बजट में दिखता है। तो बजट में सरकार अनुमानित ज़्यादा कहती है, क्या कहती है, अनुमानित बातें हम 26-27 में ये करेंगे। 26 कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 26 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2027 तक जाएगा। तो बजट में 3 तरह के डाटा रहते हैं, वास्तविक, त्वरित और अनुमानित। तो बजट में अधिकतर चीज़ें कैसी हैं, अनुमानित। और इकोनॉमिक सर्वे में कैसी है, त्वरित आज की और वास्तविक। 24-25 की वास्तविक हो गई, 25-26 की त्वरित वाली, आज की स्थिति वाली। ये डाटा रहता है। अपन पढ़ रहे हैं आज की स्थिति वाला पढ़ रहे हैं, फरवरी में आया है। ठीक है, लगभग ये सब चल गया। बस अब एक नई पीडीएफ काम की है ना, नई पीडीएफ कौन सी है इसके अलावा है वो काम की। क्या? ऊर्जा? हाँ ऊर्जा भी नहीं, शायद इसमें नहीं था ना ऊर्जा। हाँ ऊर्जा से क्वेश्चन आएगा, किसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है अच्छे ऊर्जा में, बताओ। सोलर में परसेंट पे भी, और मेगावाट में 3500 से ज़्यादा है। 3500 मेगावाट हम सोलर एनर्जी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? दो तरह की ऊर्जा होती है, एक परंपरागत ऊर्जा, एक नवीन ऊर्जा। नवीन के अंदर ही सोलर सबसे आगे है, फिर पवन चक्की, पवन वाली ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा। ये क्यों भेजा नहीं तुमने, कहाँ भेजा है वो वाला? ये वाला सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था वाला। एक जी पीडीएफ और भेजूंगा, बस हो गया। जो लास्ट टॉपिक है ना सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था वाला, यहाँ से और क्वेश्चन आएगा एक, कि मध्य प्रदेश में 16वां चैप्टर जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्या क्या काम किया जा रहा है, 28 में क्या होने वाला है, कुंभ होने वाला है, उसके लिए कितना पैसा खर्च हुआ है, कब से कब तक कुंभ लगेगा, सारी चीज़ें वहाँ से क्वेश्चन आएगा। खुल जाए, डाउनलोड वॉलडेट हो रहा है। एक पीडीएफ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो अपन पढ़ चुके हैं, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ें, बाकी जो था वो मेन मेन इकोनॉमिक सर्वे अपना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तो अपन एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में? एक तो ये बहुत बार बार यूज किया ये वाला शब्द, है ना, विकसित मध्य प्रदेश बनेगा, कब बनेगा, 47 में जाके। ठीक है, जो ऐसे एग्जाम में जो ऐसी प्लानिंग बनाते हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं। हम 2 साल बाद ये करेंगे, 3 साल, आज क्या करोगे मायने रखता है। एक हफ्ते का क्या करोगे, एक महीने में क्या करोगे, तो सफल हो जाओगे। है ना, पढ़ाई में भी यही रहता है ना। ये मत सोचना हम 1 साल बाद ये कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आज क्या कर रहे हैं, बना लो प्लान, एक हफ्ते का प्लान बना लो, एक महीने का प्लान बना लो, फिर उसको अचीव हो जाए या क्या कमी हो जाए फिर सुधार कर लेना, फिर एक महीने का फिर प्लान बना लेना, तो जल्दी सक्सेस हो जाओगे। रेगुलर कुछ ना कुछ करते रहोगे, ऐसे प्लान बनाओगे कभी सफल नहीं हो पाओगे। ठीक, अब आ जाओ अपने काम का देख लेते हैं, फालतू की चीज़ छोड़ देता हूँ उसमें से। ठीक है, सबसे बड़ा काम का है, महालोक परियोजना चल रही। कौन सी परियोजना चल रही है? महालोक। अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है, 350 करोड़ खर्च हुआ है ना। एक गलियारा बना रहे हैं, कित गलियारा बनेगा, रोड बनेगी, कुछ ना कुछ बनेगा, 910 मीटर का, उसी के अंदर उज्जैन के अंदर। ठीक है, लगभग इतनी मूर्तियाँ बन चुकी हैं, चित्रकारी हो चुकी है, ठीक, कोई काम का नहीं है। ठीक है, शिव पुराण को आधार बना के ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, डाटा कोई काम का नहीं, अपने काम का, रुक जाओ, इसको काम का है अपना। ये तो सबको पता होगा, छिपरा नदी के तट पर है ऐसे करके, है ना, गुरु नानक का आगमन भी हुआ था इस जगह पे, है ना, 2 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। ये काम का, ये देखो यहाँ से देखो, महाकाल उत्सव कब स्टार्ट हुआ है, 18 जनवरी 2026 तक। आगे पीछे लिख दिया क्या इसने, चलो एक डेट कहाँ गई, ये रही, ये देखो। जी तो अच्छा पुराना लिया है, महाविक्रमोत्सव मनाया गया था। क्या मनाया था? ये बजट में लिखा है, क्या लिखा है,
बजट में जो चीज़ें लिखी हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 2025 में क्या बनाया है महाकुंभ, अब वो अलग चीज़ है, अभी होगा, महाकुंभ हुआ नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ अभी। हाँ हाँ। तो उस टाइम पे क्या बनाया गया था मध्य प्रदेश में, क्वेश्चन आ जाएगा विक्रमोत्सव कब बनाया गया, ये क्वेश्चन आ जाएगा, कब से कब तक बनाया गया, महीना पूछ सकता है, कहाँ बनाया गया, दो तीन क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये कहाँ से लिया है मैंने सब कुछ, इकोनॉमिक सर्वे है, उसका लास्ट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये अपने काम का है, विक्रम उत्सव कब मना ये पूछ सकता है, कहाँ मना पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और क्या कहते हैं, उज्जैन को डेवलप कर रहे हैं, क्या है के हिसाब से डेवलप कर रहे हैं, महाकुंभ के हिसाब से। उसकी तो लिखी थी वो डाटा बुक अपने, अभी भले ही काम का नहीं, लेकिन ये सब उसी का डाटा है, क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, सारी चीज़ें लिखी हैं, वो करेंगे, वो ये डेट लिखी है, वो ये रही, ये गलत लिखा है कुछ, बाद में सुधारेंगे इसको, पहले अपन ये देख लो अपने काम का, क्या देख लो, ये वाला है ना, विक्रम उत्सव कब बना बताओ, 25 में, सन पूछे 2025 में बना, महीना पूछे तो फरवरी से लेके मार्च तक, ठीक है। और क्या पूछेगा, बस और कुछ नहीं पूछेगा। उज्जैन तो सबको पता है, सम्राट ना विक्रमादित्य थे उनके उनके उपलक्ष्य में, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला, श्री कृष्ण थे, ये अपन ने पढ़ा था, हिस्ट्री में भी पढ़ा है ना, मतलब जहाँ जहाँ कृष्ण भगवान ने गमन मतलब रास्ता गए होंगे, यात्रा करी होगी, यहाँ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो कुल मिला के उज्जैन के आसपास श्री कृष्ण भगवान रहे थे उस टाइम पे, जहाँ जहाँ गए होंगे, ट्रेनिंग ली होगी, है ना, एजुकेशन लिया होगा, उनको विकसित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, विकसित कर रही है। तो वो पूछ सकता है, ये पथ है जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण रहे हैं, है ना, तो उस पथ में कौन कौन से स्थान आते हैं, जगह आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। क्या क्वेश्चन आ जाएगा, ये लिखा है मैंने, ये 3 जगह को विकसित कर रहे हैं। क्या, ये वाला, ये पीडीएफ दे देंगे, परेशान मत हो, बस इतना समझ लो। देखो, दो महापुरुष हैं अपने यहाँ, मतलब भगवान के, मान लो भगवान है अपने यहाँ हिंदू धर्म में, तो वो भगवान राम जहाँ जहाँ गए हैं उस मार्ग को विकसित कर रहे हैं, उसको बोलते हैं राम पथ गमन बोल रहे हैं। इसी तरह भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश के किसी एरिया में रुके हैं, जन्म मतलब जन्म तो नहीं लिया है, रुके हैं, यहाँ ट्रेनिंग ली है, शिक्षा ली है ना, तो उस जगह को भी विकसित कर रहे हैं। ये सब क्या दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को हम सोच रहे हैं धर्म के नाम पे पैसा कमाएंगे। किसके नाम पे पैसा कमाएंगे, अब मुझे बताओ, धर्म के नाम पे पैसा कैसे कमा सकती है कोई सरकार, बताओ, कमा सकती है, किस तरीके से कमाती है, क्या करती होगी बताओ, लॉजिक का क्वेश्चन है। जैसे क्या, पर्यटन आ जाता है, जो था यूपी गवर्नमेंट क्यों बढ़ावा देती है कुंभों को, राम अयोध्या मंदिरों को, काशीनाथ को, ये होता है पूरे देश के लोग वहाँ जाएंगे, जाएंगे, तुम रहोगे वहाँ, खाना खाओगे वहाँ पे, यूज करोगे, वाहनों का यूज करोगे, पैसा दोगे, पैसा खर्च करोगे, वो पैसा कहाँ जाएगा, यूपी की इकोनॉमी में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यूपी की इकोनॉमी काय पे चल रही है, धर्म के नाम पे चल रही है। क्या कहा मैंने, यूपी की अर्थव्यवस्था काय के नाम पे चल रही है, धर्म के नाम पे चल रही है, इंडस्ट्री के नाम पे नहीं चल रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश भी कोशिश कर रहा है, हम भी धर्म के नाम पे चल जाएंगे, है ना। ये अच्छी चीज़ भी है दोनों तरह की, जबकि हमें बिजनेस करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी चीज़ तो है, लेकिन इस पर ज़्यादा समय तक जी नहीं पाएंगे हम। जी काय पाते हैं, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, एआई पे, विकास पे जी पाएंगे हम अच्छे से। ये तो पुरानी चीज़ है, इनके नाम पे तुम थोड़ा बहुत कमा सको, ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, तो लेकिन तब भी मतलब इसमें संभावना है पैसा कमाने की। तो मध्य प्रदेश सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे में टॉपिक जोड़ा गया है। तो जाहिर सी बात, पैसा खर्च हो रहा है, प्रचार हो रहा है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूछ सकता है, कृष्ण पाथे जो लिखा है, जो भी लिखा है, इसमें कौन कौन सी 4 जगह शामिल, 3 जगह शामिल है, कौन कौन सी, क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, कौन सी नहीं है पहचान लोगे। अब 3 जगह जो शामिल है उनको मैं याद करा रहा हूँ, क्या याद करा रहा हूँ, जाहिर सी बात है इस जगह को डेवलप करेंगे, जानापा को डेवलप करेंगे, अमझेरा को डेवलप, एक ऑप्शन में चौथा ऑप्शन दे देंगे, वो वहाँ वो इसमें शामिल नहीं है, बस ये क्वेश्चन आ जाएगा, पहचान लोगे, है ना। हमें अपने काम का क्वेश्चन ढूंढना है बस। तो इन 3 जगह के अलावा जो होगा वो गलत होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इंदौर में गए थे श्री कृष्ण भगवान, नहीं गए थे, भोपाल में नहीं गए होंगे, पता ही नहीं गए, लेकिन गए नहीं थे, ऑफिशियली डाटा नहीं है, डाटा कहाँ का है, 3 जगह का, ठीक है। ऐसे ही राम पथ गमन बन रहा है, जहाँ जहाँ भगवान राम गए हैं उस रास्ते को डेवलप कर रहे हैं, पर्यटन के तरीके से, टूरिज्म आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो ये 3 जगह, अमजेरा धार में है, जानापाव धार में है, बस 3 जगह को डेवलप कर रहे हैं कृष्ण भगवान के नाम पे। और उज्जैन तो पहले से डेवलप है ही महाकाल के नाम पे, है ना, वो अलग डेवलपमेंट था उनका, वहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है और भी आ सकता है, और ये कृष्ण भगवान के नाम पे कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान राम के नाम पे कर रहे हैं। अब आ जाओ, देखो, देव श्री जागेश्वर नाथ मंदिर, कौन सा मंदिर, देव श्री जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पर है, क्वेश्चन आ जाएगा, किस जिले में है, किस जगह पे है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ पर है, दमोह बांदकपुर, है ना।
जितने भी अर्थशास्त्री होते थे इंटरनेशनल के अर्थशास्त्री, वो अपन को जैसे अपनी बीच में अपनी ग्रोथ रेट कम हो जाती थी, विकास दर कम हो जाती थी, तो अपनी बोलते थे हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिंदू ग्रोथ रेट, जो धर्म पे चल रही है ऐसी रेट, ग्रोथ रेट। यूरोप की ग्रोथ रेट अलग तरीके से चल रही है, चाइना की ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग पे चल रही है, प्रोडक्ट बनाते हैं, चाइना पैसा कमा रहा है, यूरोप वाले टेक्नोलॉजी पे कमा रहे हैं, अमेरिका वाले पेटेंट के नाम पे कमा रहे थे। और इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही थी? धर्म पे चल रही थी। अभी नहीं, पहले बोलते थे 1991 में बोलते थे मध्य प्रदेश को हिंदू ग्रोथ रेट, जो 3-4% पे सिमट जाती है। कितने परसेंट पे सिमट जाती है? 3-4। क्योंकि ऐसा होता है, कुंभ यहाँ हुआ, पूरी जनता जाएगी, वहाँ की इकोनॉमी में हलचल आ गई, 4 साल बाद दूसरी जगह पे कुंभ होगा, वहाँ जनता जाएगी, रहेगी, खाएगी, कपड़ा सारे काम करेगी, वहाँ की इकोनॉमी 4 साल के लिए मजबूत हो जाएगी, दूसरी जगह पे जाएगी, 4-4 साल में रोटेशन चलता रहता है, तो चारों साल की इकोनॉमी चलती रहती है। तो इसकी ग्रोथ रेट 3-4% ग्रोथ थी, तो इसलिए इंडिया की इकोनॉमी को कहते थे हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे, जो धर्म पे चल रही है। जैसे मक्का मदीना की इकोनॉमी काय पे चल रही है? धर्म पे चल रही है। रोम की काय पे चल रही है? धर्म पे चल रही है। वैसे ही इंडिया में चल रही थी, लेकिन ये लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती है ऐसी इकोनॉमी। सर्वाइव कौन कर पाती है? मैन्युफैक्चरिंग वाली, चाइना वाली, सर्विस सेक्टर वाली, है ना। लेकिन तब भी इसमें संभावना है। तो बताओ ये मंदिर कहाँ पर है? श्री देव श्री जागेश्वर नाथ मंदिर। क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो याद कर लेना, दमोह में है। कहाँ है? दमोह, बांदकपुर। ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है अब, बाबा भैरवनाथ लोक बन रहा है, ये तो भैरवनाथ समझ जाओ उज्जैन में, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं, तो याद हो गया, छोड़ो। ये आ जाओ, पशुपतिनाथ मंदिर लोक बन रहा है। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? पशुपतिनाथ लोक। क्वेश्चन आ जाएगा, पशुपतिनाथ लोक कहाँ पर है? मंदसौर में, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। एक आ जाएगा चित्रकूट वाला। चित्रकूट का संबंध है भाई राम वाली यात्रा से, भगवान राम वाली से, है ना, है ना। वन जंगल सारी चीज़ें, ये श्री राम का आश्रम, ये सब चीज़ें भगवान राम, लोग क्या बोलते हैं उसको? राम पथ गमन। क्या बोलते हैं? राम पथ का गमन का संबंध कहाँ से है? चित्रकूट से स्टार्ट हो रहा है, अमरकंटक तक गया है। कहाँ तक गया है? पढ़ाया ना मैंने, पहले पढ़ाया था, स्टीम पढ़ाया था, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना। और एक मुझे बताना, शनि लोग कहाँ है? शनि लोग विकसित कर रहे हैं, शनि भगवान का मंदिर है यहाँ ग्वालियर के पास, मुरैना में, तो उसको विकसित कर रहे हैं शनि लोग के नाम से, शनि लोग। एक था हनुमान लोग, कहाँ है बताओ? हनुमान लोग पहले छिंदवाड़ा में था, पांडुना पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया है? पांडुना जिले में। तो हनुमान लोग के नाम से विकसित कर रहे हैं उसको, है ना। एक हो गया, अलग अलग नाम से कर रहे हैं। एक था, क्या नाम था, शिवराज मामा के नाम पे माता, कौन सी माता थी वो? सीहोर, सलकनपुर, देवी लोग, हाँ देवी लोग, है ना। सीहोर में देवी लोग विकसित कर रहे हैं। एक नाग लोग और था, नाग लोग कहाँ है? नाग लोग सुना है? पता नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा। शायद वो भी वही हो सकता है। ठीक है, वो हो गया। और एक था अद्वैत वाला, चलो अद्वैत वाला बताओ कौन सा? अद्वैत शंकराचार्य वाला, किस जिले में बताओ? अद्वैत लोग बन रहा है खंडवा में, है ना, ओमकारेश्वर के आसपास खंडवा में, है ना। अद्वैत वहाँ मूर्ति भी लगा दी अच्छी खासी, है ना, उनकी शंकराचार्य की। तो यह क्वेश्चन आ जाएगा। एकात्म धाम कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? एकात्म धाम कहाँ है? 108 फीट की ऊंची लगी मूर्ति लगी है, लिखा है खंडवा। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सब क्या शो कर रहा है? हम किसकी तरफ जा रहे हैं? सांस्कृतिक इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं हम, ऐसे करके। ठीक है। हाँ, ओरछा में भी ये का है, श्री राम राज लोक बन रहा है। वो हो गया चित्रकूट वाला पथगमन रास्ता हो गया, यहाँ लोक बना रहे हैं राजा राम के नाम पे ना, ओरछा में ना। तो लगभग ये मान लेना अपना। हाँ, अमरकंटक तक गया है, कई जगहों पे ऐसे घूमते हुए गया है। पढ़ाया था पहले, पढ़ाया होगा, नोट्स में लिखा है बाकायदा ना, स्टिकी नोट्स में ना। कुल मिला के अपना बस इतना वो अपना ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक बार नज़र से ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब बताओ, मोटा मोटा लगभग अपना पूरा इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा, एग्जाम में बन जाएगा आप लोगों से, गलत नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें मैं क्या दिखा रहा हूँ आप लोगों को? मैं दिखा रहा हूँ बस डाटा, रोड का डाटा दिखा रहा हूँ। क्या था? हाँ। हाँ। खर्च 351 करोड़ के आसपास खर्च किया था उस टाइम पे। उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे कुछ नहीं आएगा। वो तो बस वो क्या नाम है उसका, महाकुंभ से क्वेश्चन आ जाएगा, क्या क्या कर रहे हैं।
लगभग अपने टॉपिक काम चल जाएंगे। अगर एक आध पॉइंट और काम का होगा एक आध दिन में मैं और बता दूंगा। बस हमें अब ये देखना है पेज नंबर 298। अभी ये एक टॉपिक एक क्वेश्चन आता है जो सामाजिक न्याय के लिए योजना चल रही है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। ST SC OBC के लिए, महिलाओं के लिए योजना चल रही होंगी, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है एक। 200 जो नीतियाँ तो अपने पढ़ ली है ना। ठीक है, ज़्यादा आगे निकल गए क्या? भाई तो 298 ये तो आगे आ गए अपन। परिवहन, परिवहन में तो आएगा ये, बस ही सेवा। एक मिनट, 298 था वैसे, है ना? इसी चैप्टर में होगा वो। परिवहन, परिवहन में था वो। और एक क्वेश्चन था नगर, नगर पालिका निगम निगम कितने नगर निगम? 16 ही माने। भले ही 17 पाव बन गया लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में 16 ही लिखे हैं। कितने लिखे हैं? हाँ लेकिन नहीं लिखा है इसमें, देखो 16 ही लिखे हैं उन्होंने। हाँ 16 ही लिखे हैं अब। नगरीय विकास, मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है रेलवे की? देखो 52 63, मतलब 5200 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। अभी यहाँ लिखा है, डाटा लिखा है, वो दिखा दूँ बस, काम हो जाएगा। एक हमने ये PDF ये भी डाली, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे। देखो अटल प्रगति पथ कौन सा है? श्योपुर भिंड मुरैना वाला, ये क्वेश्चन आएगा। एक मैंने पूछा था मध्य भारत विकास पथ कौन सा है? ये इसको देखो गौर से देखो, मध्य भारत विकास पथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा? मुरैना से स्टार्ट हो रहा है, सीधा नागपुर को जोड़ेगा, बैतूल से होते हुए छिंदवाड़ा को क्रॉस करते हुए। ये मध्य भारत हो गया। एक हो गया तुम्हारा भोपाल से सिंगरौली को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? सिंगरौली। यहाँ देखो भोपाल कहाँ गया? सिंगरौली तक। इसको क्या नाम रखा है? बिंद प्रगति पथ, जो जिससे बिंद का विकास हो जाएगा। भोपाल से सिंगरौली तक जा रहा है, बिंद का विकास होगा। ये बताना सारे जो बिंद, बिदसा, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी, सिंगरौली। ठीक है, मध्य भारत है ये वाला, ये नहीं नहीं नहीं, वो तो रिंग रोड है। मतलब श्योपुर नहीं, मुरैना से निकल रहा है तुम्हारा नीचे नाग, ये क्वेश्चन आ जाएगा। नॉर्थ टू साउथ को जोड़ रहा है। किसको कहोगे? उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उसको बोलते हैं मध्य भारत। बिंद वाला कौन सा है? भोपाल से सिंगरौली तक। ठीक है, एक आ जाओ। एक देखना, दिल्ली से मुंबई का एक कॉरिडोर निकल रहा है। क्या निकला है? दिल्ली से मुंबई, वो राजस्थान में निकला है, गुजरात में गया है, मुंबई में गया है, तो थोड़ा मध्य प्रदेश को टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है तुम्हारा? नीमच में, और झाबुआ से खत्म हो जाएगा। नीमच, मंदसौर, नीमच भी कम है इधर, नीमच से थोड़ा पहले निकल गया है, मंदसौर और झाबुआ से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आ जाएगा मुंबई और दिल्ली कॉरिडोर मध्य प्रदेश से है? हाँ है। कौन से जिले हैं अधिकतर? झाबुआ और ये मंदसौर, रतलाम में थोड़े थोड़े जिले हैं। ठीक है, एक हो गया। दूसरा बताओ मुझे, पश्चिम और पूरब को जोड़ रहा है। झाबुआ को अमरकंटक से जोड़ने वाले को क्या कहोगे आप बताओ? इसको कहेंगे नर्मदा प्रगति पथ। सबसे लंबा यही है, नर्मदा प्रगति पथ।
कितना है 800, 867। हाँ दोबारा सुनो, नर्मदा प्रगति पथ कितने किलोमीटर का है 867, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या कहोगे कौन सी हाँ झाबुआ को अमरकंटक से जोड़ रहा है, अमरकंटक अनूपपुर में, यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये आ जाएगा ठीक है। मध्य पर ने पढ़ ही लिया है। मालवा निमाड़ बताओ प्रगति पथ कितने किलोमीटर का है, मालवा और निमाड़, मालवा समझते हैं अपन, इसको मालवा कहते हैं, निमाड़ इसको कहते हैं, तो इसको जोड़ने वाला है 450 किलोमीटर, ठीक है। जिले तो पहचान ही लोगे, यहाँ से निकला है मंदसौर से लेके नीचे तुम्हारा ये बुरहानपुर तक गया है, ठीक है। तो मालवा हमने देख लिया, नर्मदा देख लिया हमने, बिंद देख ही लिया है, मध्य वाला देख लिया, बुंदेलखंड और सुन लो कौन सा, बुंदेलखंड कितना है 330, 330। और अटल बिहारी वाला कौन सा है, अटल प्रगति पथ कितना है 229, 299, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। वैसे ये डाटा पूरा पीडीएफ में लिखा है, पीपीटी है ना वो भेजी होगी उसमें है, अभी दोबारा भिजवा देंगे, नई पीपीटी है ना उसमें हटा दिए फालतू की चीज़ें। 450 ये सारी चीज़ आपके पास हैं, परेशान मत हो, बस सुन लो एक बार, याद हो जानी चाहिए है ना, ठीक है। अभी मैं भेज दूंगा, सबके पास है ये डाटा है ना। बस ये काम का था, जो काम का था वो मैंने सब आप लोगों को कम से कम 50 स्लाइड भेजी, 50 पेज हैं, बस देख चित्र हैं, 50 चित्र हैं, लिखा नहीं, चित्र हैं, उनमें तुम्हारा पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट है, फिर परेशान नहीं होना कभी, साल भर के लिए फ्री, ठीक है। ये रहा देखो, ये रहा, इसके लिए परेशान हो रहे थे फालतू में, क्या कर रहे थे, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, इसका फोटो खींच लो या इसको मैं ऐड कर देता हूँ, लिख लो कहीं पे। नेशनल हाईवे कितने हैं 9,278 किलोमीटर के, राज्य हाईवे कितने हैं 10,000 से ज़्यादा हैं, तो नेशनल क्वेश्चन, नेशनल हाईवे कम है, राज्य वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। स्टेट हाईवे कितने हैं 10,000, मतलब संख्या नहीं है, लंबाई पे है, क्या है लंबाई, तो कितने किलोमीटर तक फैले हैं राज्य वाले 10,465 किलोमीटर तक, और नेशनल हाईवे कितने किलोमीटर में फैले हैं 9,278, और जिला की सड़कें किसी काम की नहीं है, लगभग बस इतना याद रखना 22,000 के आसपास है। गांव की सड़कें कितनी है 35 किलोमीटर है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, प्रधानमंत्री की है 72,000, कितनी 72,000, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये कौन सी सड़कें हैं, ये तो शहर जिले को गांव से जोड़ने वाली रोड है, ये तो अपने काम की है बस, ये तीन नहीं, ये दो ही काम की, दो काम की है और प्रधानमंत्री वाली काम की है ना। और रेलवे की 4 चीज़ें लिखो, एक ये डाटा लिखना है हमें, एक डाटा ये हमें ये लिखना है, और हमें लिखना है रेलवे की लंबाई लिखनी है, कितनी है किलोमीटर, ठीक है। हम ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए इसमें, रेलवे की जो हो गई, नेशनल हाईवे जो हो गए, स्टेट हाईवे। अब प्रधानमंत्री वाला कितना था 72,000 कुछ है, जो हुई लगभग लिख देना, ठीक है। किलोमीटर कौन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ग्राम सड़क योजना, बस इतना ठीक है। और एक डाटा था 50,000 गाँव, कितने गाँव किसमें हो गए, ODF प्लस हो गए, क्या हो गए स्वच्छता, यहाँ पे लोग खुले में फ्रेश होने नहीं जा रहे हैं इस जगह पे, इतने 50,000 गाँव में, ऐसा हो गया है। ये डाटा है बस अपने काम का, और चीज़ें ख़त्म हो गई बस, इकोनॉमिक सर्वे तुम्हारा ख़त्म, बस एक छोटी सी कुछ बचेगा, बाद में बता देंगे कब काम का होगा, इतने में तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या, हाँ रेलवे का है ये वाला 5263, अभी दिखाई तो था, दोबारा दिखा देता हूँ लो, इसका मैं डाटा बोल रहा था, कितने अंदाज से याद आ रहा था इसलिए दिखाई दिया। ये याद हो गया सबको, हाँ ठीक है। लोकपथ एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन चल रहा है ये, बस लगभग हो गया, कुछ नहीं बचा, कुल मिला के इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट है, बस छोटी छोटी योजना है, उसको सेकेंड राउंड में देखेंगे, नहीं तो एक साथ इतना पचा नहीं पाओगे, अगर मैं पढ़ा भी दूंगा तो सब पुराना भूल जाओगे, है ना, भूल जाओगे। अभी तक पढ़ाया उतना याद है कि नहीं, ये बताओ, बताओ लास्ट में मैंने क्या पढ़ाया था, सड़कें पढ़ाई, 50,000 गाँव शौचालय फ्री हो गए, मतलब शौचालय बन चुके हैं, फ्री मत कह देना, मतलब ODF फ्री हो गए हैं ना, फ्री है ना, ठीक है। रेलवे की लंबाई में बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने बड़े बड़े भोपाल मुंबई नहीं, भोपाल बिंद वाला, बिंद एक्सप्रेस बताया था, मध्य भारत वाला बताया था, मालवा वाला बताया था, झाबुआ से नर्मदा वाला बताया था, अटल वाला बताया था, कंप्लीट इंफ्रा वाला का, इसको कहेंगे परिवहन ट्रांसपोर्ट कंप्लीट तुम्हारा हो गया। 299 बुंदेलखंड का अलग है, 330 बुंदेलखंड का है, भोपाल से तुम्हारा यहाँ तक जाएगा, छतरपुर तक जाएगा, यहाँ लिखा था देख लो, छतरपुर तक का कुछ है और अच्छा, छतरपुर किनारे तक, जिस चित्र देख के माइंड में बैठा लो,
कहाँ से, सॉरी भोपाल से नहीं है, ऐसा होता है भोपाल से जो रोड आ रही है वो यहीं से सागर से नई इधर कट कर दी है, छतरपुर तक है। कहाँ तक है? सागर से, चलो सागर से कह दो, लेकिन है वो ऑफिशियली यहीं से है, वो भोपाल से ही मान लेना, ऐसे है ऐसे करके। हाँ, उस चीज़ से निकल के यहाँ बना दिए। ठीक है, ये हमने दे दिया। तो कुल मिला के सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? इंफ्रा बोल दो या परिवहन बोल दो या ट्रांसपोर्ट बोल दो। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कल्चर वाला। ये हमारी इकोनॉमी में कल्चर का रोल बढ़ रहा है। कृष्ण के नाम पे एक पथ था, एक भगवान राम के नाम पे पथ था। ठीक है, और क्या पढ़ा था? एक पशुपतिनाथ, सबको याद है, मंदसौर में। और एक था श्री जगन, ऐसा कुछ था, जोगेश्वर के नाम पे था, दमोह, दमोह में था। ठीक है, और तो बाकी पुराने लोग थे वो हो गए होंगे, शनिचरा लोग याद है, हनुमान लोग याद है, देवी वाला लोग याद है, लोग याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता। खंडवा वाला, शंकराचार्य वाला। तो एक टॉपिक खत्म। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हाँ, उत्सव, विक्रम उत्सव पढ़ा था, है ना। विक्रम उत्सव हो गया ना, फरवरी में हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने 8 हवाई अड्डे देख लिए थे। उससे पहले क्या पढ़ा था हमने? क्या? विजन मान लो वो पढ़ा था, लक्ष्य पढ़े थे, कुछ लक्ष्य। ठीक है, उससे पहले अपन ने थोड़ा बहुत, ज़्यादा योजनाएं तो कम देखी, योजना नहीं देखी ना। बस युवा स्वामी विवेकानंद की योजना बताई थी। कौन सी योजना बताई थी? है ना। और फिर और पुराने चले जाओ, दूध का बता। क्या? नीतियाँ देखी थी, कुछ छोटी छोटी नीतियाँ कई सारी। ठीक है, और खनिज के देख ही लिए अपन ने डाटा। दूध का देख लिया 707 ग्राम, है ना। खनिज में अपन 6वें नंबर पे हैं, लोहे में और एल्यूमिनियम में, बॉक्साइड में। मैग्नीज में दूसरे पे आ गए हैं। उससे पहले हमने क्या देखा था? ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे देखा था। सबसे पहले आकार देखा था, फिर उसका विकास देखा था, फिर तीनों की हिस्सेदारी देखी थी, है ना। है ना, 37, 19 पॉइंट और 43, ऐसे करके, है ना। ठीक है, फिर ग्रोथ रेट देखी तीनों सेक्टरों में, 7 पॉइंट, 9 पॉइंट और 15 पॉइंट। ठीक है, फिर उनके अंदर चले गए थे अपन, है ना। फसलों का 30 हिस्सेदारी थी, पशुपालन की थी सर, फिर खनिज की थी, फिर वानिकी की थी, फिर मछलियों की थी, ऐसे करके। ऐसे ही सेकंड में गए थे निर्माण, विनिर्माण और ऐसे करके। थर्ड में गए व्यापार में अच्छी खासी थी। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय देख ली हमने, 1,69,050 रुपये। ठीक है, और नॉर्मल कितनी थी? 76,971। ठीक है, ठीक है, 2 गुना बढ़ गई है, उस 4 गुना बढ़ गई थी। ठीक है, लगभग काम चल जाएगा, इतना बहुत है। मतलब आप लोग होशियार हो गए, इकोनॉमिक सर्वे की समझ विकसित हो गई बस। अब टेंशन नहीं, अब मतलब एनर्जी के साथ एग्जाम देने जाओगे जब भी जाओगे।